हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत कर रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। तो क्लास हो चुकी है आप लोगों की स्टार्ट। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास शेयर कर देना ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। तो देखो, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में ना। और हमारा पूरा फोकस था एक्सेल के ऊपर या फिर आपका जो वर्ड है उसके ऊपर, जो जो क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और कंप्लीट कर देंगे। गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम अपनी उन्हीं चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा फोकस करना है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। तो चलो शुरू करा जाए फिर। ओके, गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, और ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ शॉर्टकट कीज बताऊंगी। जहाँ से कल की क्लास रुकी थी आपकी, कल मैंने 8 बजे क्लास ली थी, ले लेना अगर जिन्होंने नहीं ली। MS एक्सेल पूरा उसमें कंप्लीट है, जो फॉर्मूलेज वगैरह आते हैं, ठीक है। वरना नॉर्मली है वो मैं रिवीजन करवा रही हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, अब जो मैं बताने वाली हूँ वो रिवीजन होगा पूरा, है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ और चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे क्या, यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे एक तो कंट्रोल शिफ्ट, और देखो ये वाली ना कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और एक होता है आपका लेस देन, एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और एक होता है आपका ग्रेटर देन। नहीं, ये होता है ग्रेटर देन और ये तो है लेस देन। अगर ये आपको शॉर्टकट कुंजी दे दी जाती है तो आप कैसे करोगे, तो याद रखना यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे लेस देन मतलब छोटा। तो ये फॉन्ट के साइज को कैसा करेगा, ये फॉन्ट के साइज को छोटा करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होगा, तो ये इंक्रीजिंग वाला साइन है, ग्रेटर देन वाला साइन है, तो ये फॉन्ट के साइज को, ये फॉन्ट के साइज को बड़ा किया जाता है। कैसा, तो इंक्रीज किया जाता है, बड़ा किया जाता है। फॉन्ट का मतलब होता है आपके अक्षर, अक्षर के साइज को बड़ा करना है, अक्षर के साइज को छोटा करना। अगर हम बात करते हैं फॉन्ट के साइज की, तो फॉन्ट के साइज का आपको याद रखना है, फॉन्ट का साइज 8 से 72 होता है, जो कि आपको MS ऑफिस देता है, और 1 से 1638 आप अपने आप ले सकते हो। तो क्वेश्चन ये आ रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि सबसे छोटा फॉन्ट का साइज कौन सा होता है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा कौन सा फॉन्ट का साइज है, तो आप बताओगे 1, क्योंकि हम तो 1 लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 1638। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, कल शाम को 8 बजे क्लास ली थी, वो आप लोगों ने खैर ले ली होगी सबने, और जिन्होंने नहीं ली है मैं उनको यही बोलना चाहूंगी, भाई क्लास वो जरूर देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लास इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे क्या चीजें पूछ सकता है आपसे, आगे क्या चीजें पूछ सकता है। क्लास रुक रही है, यहाँ पे तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। आगे देखो क्या क्या चीज़ इसके अंदर जो है नई नई पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपके MS वर्ड के बारे में ना, MS वर्ड के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। MS वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन कितनी होती है, इसकी एक्सटेंशन होती है आपकी .doc या .docx, ठीक है। और डॉक की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉक्यूमेंट। कोई भी अगर आपका दस्तावेज, अगर आप कोई दस्तावेज तैयार कर रहे हो तो उसका क्या हो जाएगा, कोई भी दस्तावेज अगर तैयार किया जा रहा है तो डॉक में होता है। ये MS वर्ड की क्या होती है, फाइल एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अब फटाफट से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपकी PDF थी, PPT जो मैंने तैयार कर रखी थी, एक बार इनको भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो फटाफट से रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो लाइन स्पेसिंग क्या होता है, लाइन स्पेसिंग क्या होता है। तो लाइन स्पेसिंग के अंदर क्या होता है, आप दो लाइन के बीच में जो स्पेस देते हो उसी को लाइन स्पेसिंग बोला जाता है। दो लाइन के बीच में दिए गए स्पेस को ही क्या बोला जाता है, लाइन स्पेसिंग बोला जाता है। दोनों लाइन के बीच में कितनी जगह छूटी हुई है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग देखोगे, कंट्रोल प्लस, अगर एक सिंगल लाइन की जगह छोड़नी है, कंट्रोल प्लस 2 2 से हो जाता है डबल लाइन की जगह छोड़ने के लिए, और उसके बाद कंट्रोल प्लस 3 अगर 1.5 इंच की जगह छोड़नी है। तो कंट्रोल प्लस PDF कहाँ मिलेगी, भाई PDF के बारे में बाद में बताऊंगी, आपने दी थी ये आगरा ऑफलाइन में, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से ना। इसमें कुछ नई चीज़ें भी इंक्लूडेड है, बाकी आप बहुत अच्छे से देखो, वीडियो रुक रुक कर चल रही है तो भैया अभी देखते हैं हम। एक मिनट मैम,
चलो उसके बारे में देखा जा रहा है ना। मैम यहाँ पर वो देख रही हैं कि वीडियो क्यों रुक रुक कर चल रही है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला आपसे ना पूछा गया था, ये वाला आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था? तो ये वाला आपसे पूछा गया था कि अगर हम स्टाइल की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने की, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए एक तो ये होता है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। एक तो क्या होता है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, और एक दूसरा होता है वो होता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन देता कैसे है। फॉन्ट का अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो इसकी दोनों शॉर्टकट कुंजी होगी, ठीक है। क्या होगी? दोनों शॉर्टकट कुंजी होगी। आगे देखो फाइंड के लिए होता है कंट्रोल प्लस एफ। अगर आप कोई चीज ढूंढना चाहते हो, फाइल के अंदर कुछ ढूंढना चाहते हो, रिप्लेस करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एच। इंपॉर्टेंट है, अगर आप बदलना चाहते हो किसी एक अक्षर को किसी दूसरे अक्षर से, अगर आप बदलना चाहते हो किसी एक अक्षर को, अगर आप किसी दूसरे अक्षर के साथ बदलना चाहते हो तो यहां पे रीनेम का इस्तेमाल किया जाता है। रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच। याद है आपकी 3 इडियट की मूवी, 2 अक्षर को बदला गया था तो डिजिटल हंसी हा हा हा, तो वहीं से हमने एच को निकाला था। कंट्रोल प्लस एच आपका रिप्लेस के लिए होता है। पेज को ब्रेक करने के लिए ये पूछा जाएगा, कंट्रोल प्लस एंटर होता है। पेज को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर होता है, क्योंकि अभी आपके कल के एग्जाम में पूछा गया था लाइन को ब्रेक करने के लिए, तो लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है आपका शिफ्ट प्लस एंटर, और पेज को ब्रेक करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस एंटर होगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एंटर हो जाएगा, ठीक है। आगे चला जाए तो आगे देखते हैं आप नेक्स्ट। इसमें अगर आप एमएस वर्ड में क्या बनाते हो? टेबल बनाते हो। एमएस वर्ड में भी टेबल बनाई जा सकती है, बिल्कुल। एमएस वर्ड में अगर आप टेबल बनाते हो तो यहां पर देखोगे टेबल में जो ये है, मतलब आपके इधर से दिखा रखा है ये, तो इनको क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रो को हमेशा नंबर में दर्शाया जाता है 1 2 3, और जो आपके इधर दिख रहे हैं ये खड़ी रेखाएं जो दिख रही हैं ये होते हैं कॉलम, और कॉलम को हमेशा ABC में दर्शाया जाता है, मतलब अल्फाबेट में, ठीक है। रो और कॉलम को काटने वाली रेखा, ये जो डिब्बे बना रही है उसको क्या बोला जाता है? उसको सेल बोला जाता है। रो और कॉलम को काटने वाली रेखा सेल कहलाती है। हमेशा याद रखना, सेल का जो नाम होता है ना वो पहले अल्फाबेट आएगा और फिर नंबर आएगा। जैसे ये वाली टेबल है, पहले A आएगा और फिर ये 1 आएगा, इसमें पहले B आएगा फिर ये 1 आएगा, इसमें पहले A आएगा फिर ये 2 आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, कोई भी सेल ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये इनवैलिड है, अवैध है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे। आगे चलिए। नहीं बेटा, रिप्लेस के लिए ऑल्ट प्लस F4 नहीं हो सकता। ऑल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल किया जाता है विंडो को बंद करने के लिए। आपकी वर्तमान में चल रही विंडो को ना, वर्तमान में जो विंडो आपकी ओपन होती है, चल रही होती है, उस विंडो को बंद करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑल्ट प्लस F4 का, और उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस W का, ठीक है। तो वो वर्तमान की विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद और कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं? तो उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, उसके बाद और कौन सी चीजें पूछी जा सकता है भाई? एमएस वर्ड के अंदर अगर आप कोई रो और कॉलम डालते हो तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं और मिनिमम कितनी लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना 45 कॉलम और 63 रो। 45 कॉलम ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर ले सकते हो और 63 रो इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है। अगर आप एमएस वर्ड में कोई टेबल बना रहे हो तो सिर्फ 45 कॉलम आएंगी और 63 रो आएंगी। ये एमएस वर्ड के बारे में बता रही हूं मैं, ठीक है। किस में हो जाएगा? तो ये एमएस वर्ड के बारे में हो जाएगा, बिल्कुल एमएस वर्ड ही बता रही हूं। 45 कॉलम और 63 रो, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे, यहाँ पे फटाफट से बस ओवरव्यू लेना है। अगर आपको टेबल तोड़ना है, स्प्लिट द टेबल, अगर ये बड़ी टेबल में से आप छोटे छोटे इसके टुकड़े करना चाहते हो, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टेबल को तोड़ना। अगर आप टेबल को, बड़ी टेबल को छोटे छोटे भाग में तोड़ना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की होती है। क्या हो जाती है? कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की होती है। अगर आप टेबल को जोड़ना चाहते हो, अगर आप मर्ज टेबल, तो ऑल्ट प्लस एंटर होती है फॉर्मेट मेन्यू में जाकर। अगर दो छोटी छोटी टेबल हैं, अगर दो छोटी छोटी टेबल हैं और आपको वो जोड़कर एक बड़ी टेबल का स्वरूप दे देना है तो आप क्या करोगे? या तो आप ऑल्ट प्लस एंटर को दबाओ, और नहीं तो आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाकर मर्ज टेबल करनी पड़ेगी। दोनों में से कोई भी काम किया जा सकता है, ठीक है। अगर टेबल को आप क्या करना चाहते हो, बिल्कुल अगर टेबल को आप क्या करना चाहते हो, देखो पीडीएफ के बारे में लास्ट में बताऊंगी, बिल्कुल पीडीएफ होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल
एप्लीकेशन पे डाल दूंगी, ठीक है। एप्लीकेशन यूट्यूब फ्री वाली PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं, देखो चेंज केस भी पूछा जा सकता है, चेंज केस भी पूछा जा सकता है। तो शिफ्ट प्लस F3 कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में, तो ये क्या करता है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर करता है। चेंज केस क्या होता है, सारे लेटर को कैपिटल में लिख दो तो ABCD बड़ी आएगी, सारे लेटर को स्मॉल में लिख दो तो ABCD ऐसी आएगी। तो ये आपके क्या कहलाती है, ये आपके कहलाते हैं चेंज केस, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है आपका कॉपीराइट वाला सिंबल। जो कॉपीराइट वाला सिंबल होता है वो कैसे बनता है, ये छुटकू ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C, कैसे बनेगा, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C से आपका क्या बन जाता है, तो यहां पे आपका वो कॉपीराइट वाला सिंबल बनता है। ड्रॉप कैप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप मतलब पानी की बूंद जो कि लटकी हुई होती है, नीचे से बड़ी होती है। तो कोई भी एक ऐसा अक्षर जो शुरुआत में बड़ा हो, कोई भी एक ऐसा अक्षर जो शुरुआत में बड़ा हो और उसके आगे लाइनें लिखी हो, तो वो ड्रॉप कैप कहलाता है। याद रखना, किसी भी एक अक्षर के सामने कितनी लाइनें हो सकती हैं, तो बाय डिफॉल्ट केवल 3 लाइनें होती हैं। किसी भी एक अक्षर के सामने बाय डिफॉल्ट हमेशा 3 लाइनें होती हैं, लेकिन आपसे अधिकतम पूछ ले तो ड्रॉप कैप में आप अधिकतम 10 लाइनें लिख सकते हो। एक बड़े से अक्षर के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज होती 3 है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर 10 लाइनें लिख सकते हो। आगे आता है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे पेज मार्जिन। पेज मार्जिन MS एक्सेल में कैसा पेज, MS वर्ड में अगर कोई पेज है तो वो कैसे मार्जिन किया जाता है, तो यहाँ पे देखना पेज मार्जिन में क्या हो जाता है। तो पेज मार्जिन में जो इसकी चौड़ाई है वो होती है आपकी 8 इंच की, और जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है 11 इंच की। कुल मिलाकर ये 8 बाय 11 इंच का पेज रहता है। 8 बाय 11 इंच जो कि आपकी A4 शीट में होती है, 8 बाय 11 इंच जो कि आपकी A4 शीट के अंदर होती है, ठीक है। आगे चले, मार्जिन का मतलब समझते हो ना आप, जगह छोड़ना। मार्जिन जो कपड़े में भी मार्जिन दिया जाता है या जगह छोड़ी जाती है। आगे चलेंगे तो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर और थियोसॉरस तो भाई देगा ही देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 चीज मैं आपको समझा रही हूँ, फटाफट से देख लेना। अगर आपके किसी भी लिखावट में कोई वर्तनी की त्रुटि है, अगर किसी भी लिखावट में कोई वर्तनी की त्रुटि है, तो कैसे उसको दूर किया जाए, F7 से। F7 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो F7 का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रकार की अगर वर्तनी में त्रुटि है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी वर्तनी में त्रुटि है तो कौन सी रेखा आती है, लाल कलर की रेखा आती है। लाल कलर की रेखा उसके नीचे खिंची हुई आती है, ठीक है। शब्दकोश थियोसॉर्स। थियोसॉर्स क्या होता है, अगर आप किसी भी शब्द का एंटोनियम सिनोनियम जानना चाहते हो कि भाई इसका विलोम शब्द क्या है और इसका समानार्थिक शब्द क्या है, इसका विलोम शब्द क्या है और इसका समानार्थिक शब्द क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो हम थियोसॉर्स का इस्तेमाल करते हैं और उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 इस्तेमाल किया जाता है थियोसॉर्स के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, क्लियर है ना, क्लियर होती जा रही हैं चीजें, ओके। हाँ, 8 बाय 11 याद रखना आप, यहाँ पर 8 बाय 11 होती है जो कि आपकी A4 शीट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, A4 शीट के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद साउंड क्लियर नहीं आ रहा भाई, एक बार बता दो पहले, बफरिंग ठीक करा दो प्लीज। ओके, बफरिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, चलो एक बार देखती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैम एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे थियोसॉर्स वाला आपका विलोम शब्द आ गया। उसके बाद आपका आता है गटर मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, डिफॉल्ट लेआउट। उसके बाद आती है आपकी ये कुछ चीजें, देखो ये MS वर्ड के अंदर ये सारी चीजें। अगर आपसे गटर मार्जिन के बारे में पूछ लेता है तो क्या होती है गटर मार्जिन, अगर गटर मार्जिन के बारे में पूछता है तो क्या होती है, गटर मार्जिन होती है बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह। गटर मार्जिन क्या होती है, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को क्या बोला जाता है, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को ही गटर मार्जिन बोला जाता है। ये DVO के तहत होता है, ठीक है। उसके बाद पेज ओरिएंटेशन, पेज आपको कैसे कैसे दिखाई देते हैं, एक होता है लैंडस्केप मोड जिसमें चौड़ाई ज्यादा होती है लंबाई कम होती है, जिसमें पेंटिंग बनाते हैं हम लोग, और एक होता है आपका पोर्ट्रेट मोड जिसमें क्या होती है, चौड़ाई कम होती है लंबाई ज्यादा होती है। और बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप से कौन सा पेज खुल के आता है, पोर्ट्रेट मोड का। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट मोड लेकर आता है। कौन सा लेकर आता है बाय डिफॉल्ट,
ठीक है, आगे चले यहाँ पे। ओके ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई, लैंडस्केप हो गया, पोर्ट्रेट हो गया। उसके बाद बाय डिफॉल्ट लेआउट व्यू देखते हैं। तो प्रिंट लेआउट व्यू, अगर आपको जानना है कि पेज को प्रिंट करने के बाद कैसा दिखेगा, तो हम प्रिंट प्रीव्यू पे या प्रिंट लेआउट पर जाते हैं। जूम इसका इंपॉर्टेंट है। तो एमएस वर्ड का मिनिमम जूम और मैक्सिमम कितना होता है? एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम होता है 100%, न्यूनतम होता है 10%। भाई इसको करेक्ट करना, न्यूनतम जूम कितना होता है? न्यूनतम जूम होता है 10% और मैक्सिमम जूम होता है 500%। और स्टैंडर्ड अपने आप से 100% पे वो सेट होता है। तो 10% तक आप उसको छोटा कर सकते हो, 500% तक आप उसको बड़ा कर सकते हो, और बीच में वो जो रहता है हमेशा 100% ही खुलकर रहता है। ठीक है, क्लियर? आगे चले यहाँ पे। अब देखो, बिल्कुल मैं सोच रही हूँ कि डेली आपको कम से कम आधे घंटे की या मैं 1 घंटे की क्लासेस लगवा दूं, ठीक है, बट वो देखते हैं जैसे होता है। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बार, भाई इसमें कुछ नहीं है। देखो स्क्रॉल बार को अप डाउन करना है, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल को ऊपर और नीचे करने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की को प्रेस किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ कॉमा। कौन सी की प्रेस होती है? कंट्रोल के साथ कॉमा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो बाकी इन सब चीजों को देखना नहीं है, अभी हमें कुछ कोई थ्योरी नहीं देखनी है। हाँ, यहाँ पे देखो, एक होता है आपका वर्ड रैप, एक होता है क्या? तो एक होता है आपका वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है? ठीक है, एक होता है शब्द होता है आपका वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है? तो शब्दों को रैप करना, लपेटना। मतलब अगर आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिख रहे हो और लिखने के बाद ये शब्द टूटकर दूसरे लाइन में आ जाता है, फिर तीसरे में आ जाता है, फिर चौथे में, अपने आप आता है ना, आपको तो एंटर नहीं दबाना, आप लिखते हो तो क्या आपका लिखावट इस पेज के आगे आगे तक चला जाता है? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपके एमएस वर्ड में वर्ड रैप इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गिफ्ट को रैप कर दिया जाता है कि गिफ्ट का रैप है, अब वो पैक हो चुका है, उसको इधर से उधर नहीं ले जा सकते, मतलब उसको नहीं खोल सकते। सेम पेज में भी वर्ड रैप होता है, जो शब्द हैं वो पैक है, उनको आप उस पेज से बाहर नहीं लिख सकते। ठीक है, सेव एज के लिए F12 होती है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S भी होती है। सेव एज, सेव एज, अगर पहले से ही कोई फाइल सेव है, अगर पहले से ही कोई फाइल आपकी सेव है तो हम सेव एज करते हैं उसको दूसरा नाम देने के लिए। ठीक है, F12 भी उसमें इस्तेमाल होती है। F1 की होती है हेल्प के लिए, मदद की होती है। कौन सी? मदद की होती है। अगर आप एमएस वर्ड को खोलना चाहते हो तो कौन सी कमांड दोगे? winword.exe। अगर आप एमएस वर्ड को खोलना चाहते हो तो कौन सी कमांड दी जाएगी? winword.exe। विन का मतलब होता है विंडो में बनी है, वर्ड का मतलब होता है एमएस वर्ड की फाइल है, और ई का मतलब होता है कि एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, फाइल चलने के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? फाइल चलने के लिए तैयार हो चुकी है। नहीं बच्चे, 500 ही बताया था जो यहाँ पर बोल रहे हैं ऐप पर, यहाँ पर मैंने 500 ही बताया था। आपको मैंने बताया था, देखो 3 चीजें होती है ना, 3 चीजें होती हैं, बट देख लो 3 चीजें होती हैं। एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है और एमएस पावर पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद एमएस वर्ड में 10 से लेकर 500 होता है, बाकी दोनों में 10 से लेकर 400 होता है, इसमें भी 10 से लेकर 400 जूम होता है, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो एमएस वर्ड के अंदर 500 तक इसकी जूम की लिमिट होती है, एमएस एक्सेल में और पावर पॉइंट में 400 होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चले यहाँ पे। हाँ, फिक्र मत करना, मैं आपको फंक्शन की एक बार फटाफट से बता दूंगी, बट पहले हम ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हुए चलते हैं। देखो एक्सेल मैं आपको कल बता चुकी हूं, तो जिन्होंने एक्सेल नहीं पढ़ा था एक्सेल जरूर पढ़ लें, एक्सेल जरूर पढ़ लें। देखो एक्सेल में पूछ सकता है आपसे कि पहला एक्सेल, पहला स्प्रेडशीट बनाने वाला कौन सा पैकेज था? पहला स्प्रेडशीट बनाने वाला कौन सा पैकेज था? तो याद रखना VC कैल्क था। कौन सा था? तो VC कैल्क था। कौन सा था? VC कैल्क था। ये एक पैकेज था जिसने सबसे पहले रो और कॉलम की डेफिनेशन दी। उसके बाद पूछ सकता है कि लोटस 123 का एक्सटेंशन क्या है? .123, इसका फाइल एक्सटेंशन है 123। पूछेगा क्यों? क्योंकि आपका एमएस एक्सेल से पहले लोटस ही इस्तेमाल किया जाता था। कौन सा पूछ सकता है? ठीक है, तो लोटस ही आपका इस्तेमाल किया जाता था। आगे चलिए यहाँ पे।
अरे भाई मॉर्निंग में किसी का दिमाग खराब हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सो जाओ, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ी ना कह रही उठो 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 उठो, ठीक है, बट यही बात है कोई चीज़ पढ़ोगे तो पढ़ोगे, पता नहीं कैसे कैसे बोलते हो आप। चलो आगे चलते हैं। आगे देखोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एक्सेल दे रखा है। एक्सेल में सबसे ऊपर कौन सा नाम आता है, तो बाय डिफॉल्ट लिखा होता है book.1। एक्सेल में सबसे ऊपर आता है book.1, ठीक है। साइड में होता है ये स्क्रॉल बार, सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, फिर आता है आपका मेन्यू बार, यहाँ पे आ जाता है आपका फॉर्मूला बार, और यहाँ पे आपको टेबल दी जाती है, ये हो जाती है आपकी स्प्रेडशीट, ठीक है। और नीचे आ जाता है आपका स्टेटस बार। नीचे कौन सा बार आ जाता है आपका, स्टेटस बार आ जाता है। और इसी के साइड में एक और स्क्रॉल बार होता है आपका, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो जाता है, लेटा हुआ आपका बार हो जाता है, जिससे आप पेज को इधर से उधर खिसका सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो वर्कशीट को दो भागों में बांटा जाता है, रो और कॉलम, बिल्कुल जाहिर सी बात है। वर्कशीट को दो भागों में बांटा जाता है, रो और कॉलम। रो को टपल के नाम से भी जाना जाता है और कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। रो को टपल और कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोला जाता है, ठीक है। बाकी हम फटाफट से यहाँ पे शॉर्टकट कीज देख लेंगे, और जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर फटाफट से क्या चीज़ें देखेंगे, तो शॉर्टकट कीज देख लेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, इनको देखते हुए चलना। वैसे मैंने कल की क्लास के एनालिसिस में भी करवाया था, पर फटाफट से एक बार करवा देती हूँ, क्योंकि शॉर्टकट कीज पूछी जा रही हैं, दो पूछी जा रही हैं, लगभग 2 से 3। तो यहाँ पे दिख रहा है सर, देखना एक बार दिख रहा है, नहीं तो आप ना ब्राइटनेस कम कर दीजिएगा, दिख रहा है, ठीक है। देखो शॉर्टकट कीज आपकी ये पूछी जा रही हैं, शॉर्टकट कीज आपकी ये पूछी जा रही हैं, आपको जल्दी से यहाँ पर देखना है, ठीक है। फटाफट से एक बार शॉर्टकट कीज देख लेना, मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चलो फटाफट से हम शॉर्टकट कीज को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। भाई यहाँ पर देखो Alt + F, यहाँ पर अगर आपको Alt + F दे रखा है तो ये फाइल को खोलता है। Alt + F का इस्तेमाल किसके लिए होता है, फाइल मेन्यू में जाने के लिए। Alt + F याद रखना, ये जितनी भी ऑल्टरनेटिव की होती है ना, चाहे Alt F हो, Alt E हो, Alt C हो, Alt V हो, कुछ भी, अगर Alt के साथ कोई चीज आ रही है ना, तो याद रखना वो माउस का काम करेगी। Alt वाली की अल्टरनेटिव की होती है, इसका काम होता है माउस की जगह काम करना, तो ये हमेशा टैब को ओपन करेगी, हमेशा मेन्यू को ओपन करेगी। ये एक ट्रिक है छोटी सी, जिससे आप पकड़ सकते हो चीजों को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं Alt + E, तो कौन से मेन्यू को खोलेगी, एडिट वाले। कौन से मेन्यू को खोलेगी, एडिट वाले। कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी की सारी चीजें एडिट वाले मेन्यू के अंदर होती हैं। Alt + टैब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, Alt + टैब, स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। आपने जितने भी प्रोग्राम वर्तमान में खोल रखे हैं, जितनी भी विंडो आपने वर्तमान में खोल रखी है, उस पर स्विच करना, एक से दूसरी पे, दूसरी पे तीसरी पे, तीसरी पे चौथी पे, क्या करना, तो स्विच करना। स्विच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद F1 और F2 देखोगे आप फटाफट से, और F5 देखेंगे। F1 हेल्प की होती है, मदद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। F2 फाइल का नाम बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, रीनेम की होती है। F5 रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपके पेज में बफरिंग है तो रिफ्रेश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, रिफ्रेश करने के लिए। Ctrl + D बुक मार्क ऑफ करंट पेज। आपका जो वर्तमान में पेज देख रहे हो, आप चाहते हो कि उसका लिंक सेव करके रखो ताकि क्विकली एक्सेस करो। ये वेब ब्राउजर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वेब ब्राउजर के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आवाज कट रही है भाई ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, आपका कोई बुकमार्क सेव करना है, कोई आपको इंटरनेट का पेज सुरक्षित करके रखना है, तो हम बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl + D से एक और काम होता है, तो Ctrl + D से और क्या काम होगा, तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। क्या खुल जाता है, तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है कि फॉन्ट में आपको रेगुलर लेना है, अंडरलाइन लेना है, इटैलिक लेना है, नंबर को ऊपर या नीचे करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, Ctrl + N आ जाएगा, OABIOU। फटाफट से इसको भी देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे Ctrl + N किसी भी नए दस्तावेज को खोलने के लिए, किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, नए दस्तावेजों को खोलने के लिए, न्यू पेज को या न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए आता है। Ctrl + O से हो जाएगा आपका ओपन, किसी भी नई फाइल को ओपन करने के लिए, किसी भी नई फाइल को खोलने के लिए। Ctrl + A
सारे डाटा को पेज पे लिखा हुआ सारा डाटा चयनित करने के लिए, सारे डेटा को चयनित करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस बी डाटा को बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए, किसी भी डाटा को अगर बोल्ड करना है, डार्क डार्क लिखना है तो कंट्रोल प्लस बी होता है। कंट्रोल प्लस बाई आपका इटैलिक के लिए होता है, अगर कोई भी डाटा तिरछा लिखना चाहते हो। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, अगर किसी भी डाटा के नीचे अंडरलाइन चाहते हैं तो। उसके बाद कंट्रोल प्लस एस, ये सेव करने के लिए होता है, अगर आप किसी भी डाटा को संग्रहित करते हो। ठीक है, फंडामेंटल भी करवाऊंगी, बस 2 या 3 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं फंडामेंटल की तरफ ही चलूंगी। ठीक है, फंडामेंटल मतलब पूरा बेसिक वाली चीजों को भी लेते हुए चलेंगे। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस डिलीट। तो यहां पर देखेंगे इन चीजों को, देखो कंट्रोल प्लस एक्स ये कट के लिए इस्तेमाल होता है। कट में क्या होता है? तो कट और कॉपी दोनों में क्या अंतर है? कट और कॉपी। तो कट में क्या होगा? कट के अंदर आपका सिर्फ एक ही डेटा होता है जो कि ओरिजिनल होता है, एक ही डेटा होता है जो कि ओरिजिनल होता है, वास्तविक होता है। कॉपी में क्या होता है? कॉपी में उसकी प्रतिलिपि बन जाती है, एक की नकली बहुत सारी प्रतिलिपियां बन जाती हैं। क्या हो जाती है? एक की बहुत सारी आपकी प्रतिलिपियां बन जाती हैं, कॉपी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर देखते हैं हम देखते हैं, देखो अगर अभी स्लो चले गए ना फिर कैसे करेंगे? आई थिंक समझ में उनको नहीं आ रहा जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ तो है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आपको फटाफट से सारी चीज़ों का एक बार रिवीजन करवा दूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया, मैं बाद में आपको टाइम दे दूंगी। ठीक है, बाद में आपको टाइम दे दूंगी। आगे देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, कॉपी और कट करने के बाद जब आप डाटा को किसी दूसरी जगह पेस्ट करते हो तब तक के लिए डाटा कहाँ पे स्टोर होता है? तो याद रखना, तब तक के लिए डाटा आपका क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। तब तक के लिए डाटा आपका क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। अगर आपने मेरे से पहले पढ़ रखा है, मैं बहुत ही आराम से चीजों को समझा के पढ़ाती हूँ, और ये एक क्विक रिविजन है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कल के एनालिसिस में बोला था कि मैम एक रिवीजन ले आना, तो उसी के लिए ये क्लास आपकी ली जा रही है। उसके बाद कंट्रोल प्लस वाई और जेड के पास में आता है यू। अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है और रिडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस के होता है हाइपरलिंक के लिए। अगर आपको कोई हाइपरलिंक डालना है अपने डॉक्यूमेंट में, अगर आपको क्या करना है, हाइपरलिंक डालना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करते हो। कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक के लिए याद रखेंगे हम अपना यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाती है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, याद रखना, जैसे आपको दे देगा भाई HTTP और उसके बाद www, फिर यहाँ पर कोई डोमेन नेम दे देगा और उसके बाद यहाँ पर कुछ पाथ दे देगा। यूआरएल को 3 भागों में बांटा जाता है। यूआरएल को 3 भागों में बांटा जाता है, और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रोटोकॉल, पहला भाग होता है प्रोटोकॉल, बीच में आता है आपका डोमेन नेम, और अंत में आता है आपका पाथ। अंत में क्या आता है? तो अंत में आता है आपका पाथ, याद रखना। और अगर आप ये यूआरएल किसी को शेयर कर देते हो, भेज देते हो, तो ये बन जाता है लिंक। अगर ये यूआरएल किसी व्यक्ति को भेज दिया जाए तो ये लिंक बन जाता है, और वो लिंक बाय डिफॉल्ट कौन से रंग में होता है? तो वो लिंक होता है आपका नीले कलर का ना, ब्लू, बिल्कुल स्काई का कलर ब्लू। तो ब्लू कलर का वो लिंक होता है, और उसको दबाते के साथ ही आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो। तो ये कंट्रोल प्लस के से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। फिर आता है कंट्रोल प्लस पी, होम, कंट्रोल प्लस होम एंड कंट्रोल प्लस एंड। मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, देखो सॉरी, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए आता है। अगर आप किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल किया जाता है। होम, घर सबके लिए सबसे ऊपर होता है, एंड सबसे नीचे। किसी लाइन के अंत में जाना है तो एंड, किसी लाइन के शुरुआत में जाना है तो होम। केवल लाइन की बात की जा रही है। किसी लाइन के शुरुआत में जाना है तो होम, किसी लाइन के अंत में जाना है तो एंड होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस होम किसी डॉक्यूमेंट, अगर पूरे दस्तावेज के सबसे ऊपर वाले पेज पे जाना है, अगर आपने बहुत सारे पेज बना रखे हैं और सबसे ऊपर वाले पहले पेज पे आप जाना चाहते हो, पहले दस्तावेज पे, तो कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस एंड
सबसे निचले वाले दस्तावेज पे लेकर जाता है। कंट्रोल प्लस, बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस एंड सबसे नीचे वाले दस्तावेज पर आपको लेकर जाता है। आगे चलेंगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, राइट एरो, बिल्कुल लेफ्ट है तो आप एक अक्षर बाईं तरफ मुड़ जाओगे और राइट एरो है तो एक अक्षर दाईं तरफ मुड़ जाते हैं। ऑल्ट प्लस F4 और कंट्रोल प्लस W एक ही काम करता है, क्लोज करंटली एक्टिव विंडो। वर्तमान में जो विंडो खुली हुई है उसको बंद कर देना। अगर यहाँ पे गलती से हमारे सर मैम वर्तमान में खुली हुई विंडो पे अगर ऑल्ट प्लस F कर दें या फिर कंट्रोल प्लस W कर दें तो ये विंडो बंद हो जाएगी, सब कुछ गोल गट्टम हो जाता है। ऑल्ट प्लस एंटर होता है ओपन प्रॉपर्टी। अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी पर जाना चाहते हो ऑल्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं MS एक्सेल की बात करती हूं तो एक नई लाइन पे एक नई टेबल पर वो चली जाती है, सबसे ऊपर वाले सेल में आती है। ठीक है, याद रखना दोनों में डिफरेंस है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, ये एक नॉन ब्रेकिंग लाइन बनाता है, मतलब बिल्कुल भी स्पेस ना होना। किसी भी शब्द के अंदर अगर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है तो वो आपका कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार के अंदर होता है। सारे शब्द चिपका कर लिखना वो इसकी जिम्मेदारी होती है। ये दोनों मैं शुरुआत में बता चुकी हूं आपको ना, ओपन ब्रैकेट और क्लोज वाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन और अनग्रेटर देन। उसके बाद आता है आपका ये वाला, कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट फॉन्ट का साइज छोटा करेगा, कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट फॉन्ट का साइज बढ़ा करेगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट है तो क्या करता है, फॉन्ट का साइज, बिल्कुल याद रखना, ओपन ब्रैकेट है तो फॉन्ट का साइज ये डिक्रीज करता है, क्लोज है तो इंक्रीज बढ़ाता है। याद है ना कैसे, ए को ए कर देगा और ये इस ए को छुटकू कर देगा। ये दोनों अंतर होता है फॉन्ट के साइज में, अक्षरों का साइज को बढ़ाना और घटाना। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसका इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। अगर कोई पैराग्राफ पे आप काम कर रहे हो और उस पैराग्राफ को हटाने के लिए, मैम आपकी अगली क्लास कब होगी, मेरी अगली क्लास देखो, इसके बाद तो आपका एनालिसिस शुरू हो जाता है 10 बजे से, जो कि और 10 साढ़े 10 से शुरू, 10:30 से आपका एनालिसिस शुरू होता है दिल्ली पुलिस के बारे में और वो आपका चलता है 8 बजे तक। 8 से 8:30 या 9 बजे तक मैं एक मेजर छोटी सी क्लास ले लिया करूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना बस। आगे देखो, कंट्रोल ऑल्ट वी पेस्ट स्पेशल। अगर कोई चीज स्पेशली आपको पेस्ट करनी है, किसी का फॉर्मेट आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट ले लेना, ऑल्ट ले लेना। कंट्रोल के साथ शिफ्ट लोगे तो सिर्फ फॉर्मेट आएगा, सिर्फ फॉर्मेट, उसकी लिखावट, उसकी पहचान, उसके साइज, उसका कलर, ये चीजें आती हैं। कंट्रोल के साथ F7 मैक्सिमाइज डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को बड़ा करने के लिए और किसी भी स्क्रीन को बड़ा करने के लिए F11 का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T, तो ये करंट टाइम को दर्शाती है और T की जगह अगर आप यहां पर लिख लो कॉलन या फिर ये लिख लो सेमी कॉलन तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ, इसको नोट कर लेना क्योंकि एक्सेल से फॉर्मूला पूछ ही रहा है। अगर आप वर्तमान में कितना समय हो रहा है इसको दर्शाना चाहते हो तो कितना समय हो रहा है भाई इस टाइम, आज तो मैं जल्दी उठ गई, कितना समय हो रहा है तो इस टाइम हो रहे हैं 7:36 है ना। तो ये टाइम को दर्शाने के लिए आपका कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये सेमी कॉलन। और डेट को दर्शाने के लिए, भाई डेट और टाइम मुझे लग रहा है ना ये उल्टा पुल्टा हो गया है, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसा कर लो, ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत ही टाइप हो गया है या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि डेट बड़ी होती है, देखो ऐसे याद रखना, डेट होती है बड़ी। आज कितनी तारीख है, तो आज है आपकी 29 तारीख है ना, 29, आज आपकी कितनी तारीख हो जाएगी, तो आज हो जाएगी आपकी 29 तारीख। 29 तारीख ये क्या है, बड़ी होती है, टाइम छोटा होता है, तो बड़ी के लिए बड़ा वाला आएगा कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, और टाइम के लिए छोटा वाला आएगा कंट्रोल के साथ ये वाला सेमी कॉलन आप दबा दोगे। ठीक है, मेरा बर्थडे नहीं है। आगे देखो, शिफ्ट के साथ F3 और F5। F3 से क्या होता है, एक्सेल का फॉर्मूला खुल जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेल के फॉर्मूले को खोलने के लिए शिफ्ट के साथ F3 को दबाया जाता है, और किसी भी सर्च बॉक्स को खोलने के
के लिए F5 को दबाया जाएगा। किसको दबाया जाएगा? तो F5 को दबाया जाता है, शिफ्ट के साथ, याद रखना, अकेले नहीं। इसके बाद आपकी कुछ आ जाती हैं, कंट्रोल के साथ F9, कंट्रोल के साथ F10, कंट्रोल के साथ F6। देखो यहाँ पे कंट्रोल के साथ F9 का इस्तेमाल होता है किसी भी करंटली वर्कबुक को छोटा करने के लिए। बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ F10 का किया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, और F9 का हो जाता है छोटा करने के लिए। ये रहा F10 बड़ा है ना, तो बड़ा करने के लिए होगा, मैक्सिमाइज करने के लिए, और F9 छोटा है तो वो छोटा करने के लिए होता है। फुल फॉर्म का रिवीजन करवा दो बस, फटाफट से खत्म ही हो गए, अब हम फुल फॉर्म ही करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। F6 का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वर्कबुक पे स्विच करने के लिए। आपने 3 या 4 वर्कबुक खोली हुई हैं, उन पे एक एक करके अगर आप जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ F6 का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ वर्कबुक की, तो वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती हैं? तो याद रखना, अपने आप से 3 शीट होती हैं। खुद से वर्कबुक सिर्फ 3 शीट लेता है। और अगर अधिकतम पूछ लिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा कितनी शीट ले सकता है, तो याद रखना ज्यादा से ज्यादा इसमें 255 शीट होती हैं। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 255 शीट होती हैं, और टोटल आपकी एक MS एक्सेल के अंदर भी 255 शीट होती हैं, और उनको मिलाकर वर्कबुक बनाया जाता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज डाउन की अगर हम बात करते हैं तो सेम एक्सेल फाइल के बीच में देखो पेज डाउन है तो एक पेज नीचे चला जाएगा, पेज डाउन है, नीचे है तो एक पेज नीचे। कंट्रोल प्लस टैब 2 या 2 से ज्यादा जो खुली हुई विंडो होती है उनके बीच में स्विच करना। बिल्कुल इनका काम होता है स्विच करना, 1 2 3 जितनी विंडो खुली है उनके बीच में आना। पेज अप मतलब ऊपर, तो एक पेज ऊपर जाना। क्या जाना? एक पेज ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्ट के साथ इक्वल टू सम ऑफ ऑल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में लिखना ऑटो सम। ये क्या होता है? ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आप सारी सेल को जोड़ना चाहते हो तो या तो आप ऑटो सम कर लो, अगर आप सारी सेल को जोड़ना चाहते हो तो या तो आप ऑटो सम कर लो, नहीं तो नॉर्मली आप ऑल्ट के साथ इक्वल टू वाला साइन भी दबा सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑल्ट के साथ इक्वल टू वाला टाइम भी शॉर्टकट की दबा सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको अपना एक सेल ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ एपस्ट्रॉफी होता है एक सेल को ऊपर जाने के लिए। कंट्रोल के साथ एरो की, जो भी एरो दबाओगे भाई, बायां दाएं दबाओगे दाएं जाएगी, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। कंट्रोल के साथ स्पेस और शिफ्ट के साथ स्पेस, सी से कंट्रोल और सी से कॉलम, सी से कंट्रोल सी से कॉलम। अगर स्पेस बार कंट्रोल के साथ दबाया जाता है तो पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाती है। जैसे पूरी की पूरी कॉलम अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ये पूरी कॉलम, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा देना, शिफ्ट के साथ स्पेस बार पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल एल लेफ्ट के साइड चीजों को लेकर जाना, कंट्रोल एल सारी चीजों को लेफ्ट के साइड अलाइन कर देता है। कंट्रोल एल, कोई भी डाटा लिखा अगर आप वो सारा डाटा लेफ्ट साइड लाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एल कर दो। आर से होता है राइट, कोई भी डाटा लिखा अगर वो डाटा आप राइट साइड लाना चाहते हो कंट्रोल प्लस आर कर दो। फिर होता है कंट्रोल प्लस जे, आपने जो भी डाटा लिखा वो वैसा ही छोड़ना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस ई, कोई भी डाटा लिखा और आप चाहते हो कि वो डाटा आपके बिल्कुल सेंटर में आ जाए, बीचों बीच आ जाए, जैसे हिंदी में दोहे, इंग्लिश में पोयम, तो ये सारी आपकी किस में आती है? सेंटर में आती है, बीच में आती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अलाइनमेंट कितने तरीके से होती है, पेज में आप कितने तरीके से चीज़ों को लिख सकते हो, तो 4 तरीकों से, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में और जस्टिफाई, जैसे दिया जाए वैसे ही भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट, डिलीट किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और शिफ्ट प्लस डिलीट, अगर कोई भी चीज़ आप स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हो, अगर किसी भी चीज़ को आप स्थायी रूप से हटाना चाहते हो कि वो रिसाइकिल बिन में भी ना जाए, तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबा देना, परमानेंटली आपकी जो भी चीज़ है, जो भी फाइल है वो हट जाएगी। ठीक है, बाकी तो ये क्वेश्चंस थे, बाकी तो ये सारे क्वेश्चन ही थे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने शॉर्ट रिवीजन पर। ये तो बेसिक मोटी मोटी चीजें हो गई। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट रिवीजन पर। किस पर चलेंगे शॉर्ट रिवीजन पे? उससे पहले 2 और शॉर्टकट की बता देती हूँ। एक होती है आपकी कंट्रोल प्लस 9, एक होती है आपकी कंट्रोल प्लस 0, किसी भी रो को छिपाने के लिए, किसी भी रो को हाइड करने के लिए, किसी भी रो को छुपाने के लिए, और ये होती है किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए 0, किसी भी कॉलम को छुपाने के लिए। अब आ जाओ
शुरू से लेकर एंड तक रिवीजन के लिए। ये तो आपका MS ऑफिस, MS वर्ड, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। अब आते हैं हम अपने बेसिक फंडामेंटल पे, ठीक है। किस पे आएंगे? बेसिक फंडामेंटल पे आएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एडिटर से मैम से बोल दिया, बट यहाँ पे ना बिल्कुल करेक्ट चल रही है, यहाँ पे कोई नेटवर्क की इशू नहीं है। हो शॉर्टकट भाई, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए मैम। ओके, स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लेना, बाद में दोबारा से देख के ले लेना, नहीं तो बाद में मैं आपको टाइम दे दूंगी। पहले फटाफट से हम क्या करवा देते हैं, एक बार पूरा ओवरव्यू रिवीजन करवा देते हैं। देखो रिवीजन करते हैं, हाँ रिवीजन करते हैं। रिवीजन देखो यहाँ पे सबसे पहले साइज के आकार में अगर मैं कंप्यूटर को बांटूं तो देखना जल्दी से, साइज के अगर मैं आकार के हिसाब से कंप्यूटर को बांटूं तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, अपने माइंड में रिवाइज करते हुए चलो, बाद में इसको लिख लेना। अगर कंप्यूटर को आकार के हिसाब से बांटा जाए तो सबसे बड़ा आकार का कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़े आकार का कौन सा कंप्यूटर होता है? तो सबसे बड़े आकार का होता है आपका सुपर कंप्यूटर। उससे छोटा कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उससे छोटा कौन सा कंप्यूटर होता है? तो उससे छोटा कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उससे छोटा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर। कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर। उससे छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। अब देखो इसी से कितने क्वेश्चन बनाकर दे देगा, इसी से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से देखना, जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर तो ये था क्रेवन। इसको CDC 6600 भी बोला जाता था। क्या? CDC 6600 भी बोला जाता था। इसको सैम्युअल क्रे के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? सैम्युअल क्रे के द्वारा बनाया गया था। 1976 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगर अब की बार में पूछे भाई शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हम सभी को पता है, जापान के फूफाजी, जापान का फुगाकू। जापान का फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर है वो आज की डेट में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कैसा है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये बन जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर से। ये है विश्व का। अगर मैं आपसे बोलूं भारत का ही पूछ ले, ये तो है किसका? ये तो है विश्व का। अगर आपसे भारत के बारे में ही पूछ ले, अगर आपसे भारत के बारे में पूछ ले, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम। पूरा याद रखना है इसको, परम 8000। क्या था? परम 8000 बनाया गया था सीडेक कंपनी के द्वारा। फुल फॉर्म भूल सकता है, क्या होती है सीडेक कंपनी की फुल फॉर्म? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये हो जाएगी क्या फुल फॉर्म अगर सीडेक की पूछता है। कहां पे स्थित है? पुणे में स्थित है। कौन है इसके पितामह? किन्होंने बनाया था सुपर कंप्यूटर, किन्होंने स्थापित किया था? तो वो थे विजय भाटकर। भारत की बात कर रही हूं। ओवरऑल दुनिया में तो सैम्युअल क्रे थे, लेकिन भारत के अंदर विजय भाटकर थे। कब आया था सुपर कंप्यूटर परम? तो 1991 में। कब आया था? 1991 में आया था, ठीक है। कब आया था याद रखना, 1991 में आपका सुपर कंप्यूटर आया था। क्लियर? आगे चलते हैं, ये तो सुपर कंप्यूटर से बनने वाले क्वेश्चन है। अब देखो मेन फ्रेम और मिनी, इन दोनों कंप्यूटर की हम बात कर लेते हैं। मेन फ्रेम और मिनी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है जहां बहुत सारा डेटाबेस होता है, बहुत सारे आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। किसका? मेन फ्रेम और मिनी। जैसे रेलवे हो गई, बैंक हो गया, कहीं पे भी आप इन्हीं का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जहां पे भी आंकड़े ज्यादा हैं। याद रखना, यहां पे पूछ सकता है आपका कि पहला आपका कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? व्यापार के लिए इस्तेमाल करने वाला, व्यवसाय के लिए, तो ये आपका हो जाता है यूनिवैक कंप्यूटर। कौन सा था? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर पूछेगा पहला बिजनेस के पर्पज से, और बिजनेस के पर्पज में हो जाएगा लियो। पहले बड़े बड़े लोगों के लिए बिजनेस के पर्पज से कौन सा कंप्यूटर आया था? तो वो था लियो, LEO, लियो, ले लियो, है ना, ले लियो और बिजनेस कर लियो, पूछ सकता है, ठीक है। तो ले लियो हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलें, वीडियो रुक रहा है भैया, देख लो, है ना। तो चलो, तो आगे चलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ये सारी चीजें लियो हो जाएगा, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए यूनिवैक हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछ सकता है? तो अब माइक्रो कंप्यूटर पे आते हैं। अब किस पे आते हैं? अब आते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर पे। माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो छोटे होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटे छोटे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं ना, सूक्ष्म छोटे छोटे से। माइक्रो होता है छोटे कंप्यूटर, जिनको आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो, जैसे लैपटॉप
लैपटॉप हो गया, जैसे हमारा स्मार्टफोन हो गया, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, हम लोग पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और एटसेट्रा, वो चीज़ें जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? माइक्रो कंप्यूटर। अगर आपसे पहला मिनी कंप्यूटर पूछ ले तो पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा आया था? ये था PDP-8 ये था पहला मिनी कंप्यूटर। आपसे पूछ सकता है कि पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा था, पहला विद्युत से चलने वाला, पहला विद्युत से चलने वाला कौन सा कंप्यूटर था? वो हो जाएगा आपका ENIAC। क्या हो जाएगा? ENIAC। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये सबसे पहला कंप्यूटर था विद्युत से चलने वाला, ENIAC नाम था इसका। ठीक है, ENIAC था। मैंने आपको भी बताया कॉमर्शियल के लिए इस्तेमाल होने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका नाम था यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिवैक की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल, क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी इसकी? हो जाएगी आपकी यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म हो जाती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद रखना इन दोनों को एक ही, इन दोनों को बनाने वाले वैज्ञानिक सेम ही थे। इन दोनों को किन वैज्ञानिकों ने बनाया था? तो इन दोनों को बनाने वाले वैज्ञानिक सेम ही थे। वो कौन कौन से थे? तो एक का नाम था जे प्रस्पर एकर्ट, एक का नाम था जे प्रस्पर एकर्ट, एक का नाम था जे प्रस्पर एकर्ट और दूसरे थे जॉन मॉकले। दूसरे कौन से थे? तो दूसरे थे जॉन मॉकले। याद रखिएगा ये सारी चीजें। इसके बाद क्या पूछ सकता है? इसके बाद पूछ सकता है कि Z1 कंप्यूटर था। कौन सा था? एक Z1 कंप्यूटर था। Z1 कंप्यूटर जर्मनी के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद द्वारा पूछ सकता है कोलोसस कंप्यूटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए, जो आपके गुप्त कोड होते हैं उनको तोड़ने के लिए। मुफ्त नहीं होगा, ये गुप्त होगा ना, गुप्त। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त। तो गुप्त कोड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? कोलोसस कंप्यूटर का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या पूछ सकता है? तो ये तो कोलोसस वाला हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर के पितामह, ये तो हम सबको पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो कंप्यूटर के पितामह हैं चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह हैं, जिन्होंने 1822 में अपना पहला इंजन बनाया था। क्या नाम था उसका? डिफरेंस इंजन। क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था। और 1837 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया और एनालिटिकल इंजन के तहत इनको फादर की उपाधि दे दी। भाई आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल इंजन में सबसे पहले आप डाटा को इनपुट करते हो, इनपुट को जो किया जाता है वो डेटा होता है, वो निर्देश होता है। पहले हम निर्देश भेजते हैं, फिर हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है, CPU प्रोसेस करने का काम करता है और उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन या परिणाम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? परिणाम मिल जाता है। उसके बाद 1842 में कौन आती हैं? लेडी एडा लवलेस अगस्ता। लेडी एडा लवलेस अगस्ता कौन आती हैं? लेडी एडा लवलेस अगस्ता। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने प्रोग्राम बनाया। ये कौन थी? तो ये पहली प्रोग्रामर थी। ये पहली प्रोग्रामर थी, प्रोग्राम बनाने वाली लेडी एडा लवलेस अगस्ता थी। ठीक है, याद रखिएगा इसके अंदर प्रोग्राम कैसे दिया गया था? तो पहले कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम पंच कार्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? पंच कार्ड। पंच कार्ड के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसको किसने बनाया? हरमन हॉलरिथ। इसको किसने बनाया था? हरमन हॉलरिथ के द्वारा आपका पंच कार्ड बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो ये तो हो गए आपके कंप्यूटर के पितामह। इसके बाद अगर पूछ ले फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस अलग होती है जो हम लोग पढ़ते हैं ना BC MC वगैरह बीटेक, उसमें जो आती है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किनको कहा जाता है? कंप्यूटर के विज्ञान का पापा। किसका पापा? कंप्यूटर के विज्ञान का पापा। तो कंप्यूटर के विज्ञान के पापा जी के नाम से किनको जाना जाता है? तो वो है एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है उनका? उनका नाम है एलन ट्यूरिंग। तो ये कंप्यूटर के कौन से हो जाते हैं? तो ये कंप्यूटर के पापा जी हो जाते हैं साइंस वाले। इनका नाम होता है एलन ट्यूरिंग। क्या होता है? एलन ट्यूरिंग। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ सकता है? तो बेसिक फंडामेंटल हो गए और बेसिक मैंने आपको पहले ही बताई है, बस मोटे मोटे रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आपकी चीजें आ जाती हैं, हम आ जाते हैं फिर
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद आती है, चलो जनरेशन भी रिवाइज करवा देती हूँ ना, पीढ़ी भी तो आएगी कंप्यूटर की। चलो कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में फटाफट से देख लेते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी कितने भागों में बटी हुई है, तो ये 5 भागों में बटी हुई है। कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग अगर आप देखोगे 1945 से लेकर 1955 तक होता है, कहीं कहीं 42 भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, 45 भी होगा 42 भी होगा। 1955 से लेकर 1964 तक दूसरी होती है, 1964 से 1975 तक तीसरी होती है, 1975 से 1989 तक फिर कौन सी होती है, चौथी, और 1989 से अब तक जो चल रही है टिल नाउ, अब तक जो चल रही है वो आपकी कौन सी जनरेशन है, 5वीं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए चलेंगे। इसके अंदर जनरेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको भी फटाफट से देखते हुए चलेंगे। वेरी गुड। अब सुपर कंप्यूटर अगर देखा जाए भारत का, तो अब सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा भाई, अब सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बता दो एक बार। क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, क्लास लाइव है। हाँ, एक तो मैं सुबह सुबह आई उठ के, ऊपर से आप क्लास रिकॉर्डेड बता रहे हो, क्लास लाइव चल रही है भाई। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो भाई। कमेंट पढ़ूंगी तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगी, पढ़ाऊंगी तो आपका नाम पढ़ूंगी मेरिट लिस्ट में, दोनों में अंतर है, सोच लो कहाँ पढ़ना है। 42 की अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन होती है, पहली पीढ़ी होती है, वो आपकी इसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर होता है इस्तेमाल वैक्यूम ट्यूब का। इसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब जिसको 1906 में लेडी फॉरेस्ट के द्वारा बनाया गया, लेडी फॉरेस्ट के द्वारा बनाया गया। और 1955-64 दूसरे जनरेशन में आते हैं ट्रांजिस्टर, दूसरे जनरेशन में आते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर ये आपके 3 व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए और उन तीनों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। क्या नाम था, पहले तो भाई शौक लगा शौकले थे, शौक लगा तो उनको बर्डन आ गया, भाई साहब मुझे तो शौक लग गया है। तो दूसरे कौन थे, दूसरे आपके बर्डन थे, बर्डन बन गया, उनको ब्रिटानिया का बिस्किट खिलाया, भैया लो आप एनर्जी लेकर आओ। तो तीसरे कौन थे, ब्रिटेन थे। ठीक है, बस इनका आप सरनेम याद रखना। उसके बाद तीसरी जनरेशन में आती है आपकी आईसी चिप, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड चिप। क्या बोला जाता है इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोला जाता है। सर्किट, मुन्ना भाई एमबीबीएस, सर्किट क्या करता है, किल, ढिचकाऊं ढिचकाऊं ढिचकाऊं, है ना, तो किल करने का काम करता है। इसको बनाया किसने, किल्बी ने। और दूसरा कौन था, किसी को मारेंगे वो बोलेगा नोई नोई, अभी नहीं मरना, अभी तो भाई मेरे को सिलेक्शन लेना है ना। तो दूसरा कौन था, रॉबर्ट नॉय। कौन, क्या नाम था, रॉबर्ट नॉय। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने आईसी चिप को बनाया। ओके, चौथी जनरेशन देखते हैं। इसमें आया आपका माइक्रो प्रोसेसर, चौथी जनरेशन में आया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, पहली कंपनी जिसने माइक्रो प्रोसेसर बनाया वो इंटेल थी, इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर निकला था। इसी के अंदर VLSI आई थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। 5वीं जनरेशन के अंदर आती है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या हो जाएगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसके अंदर आ जाएगी ULSI के अंदर। और 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वो तकनीक जो कि हूबहू इंसान की नकल करती है। जैसे हम नहीं बोलते चोट लग जाती है आउच, या कुछ हो जाता है ओ हाय राम, या कुछ भी हुर्रे अरे वाह मेरा रिजल्ट आ गया, मजा आ गया, मेरिट में नाम आ गया, तो जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उन सारी चीजों को एक रोबोट के अंदर डाल देना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है। मेट्रो के गेट अपने आप खुल जाते हैं, बैठते चेयर पीछे अपने आप हो जाती है। ये सारी चीजें जो सेंसर की होती हैं ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर आती हैं। पहली रोबोट सोफिया बनी जिसमें पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी थी। और भारत के द्वारा जो रोबोट बनाया गया है वो व्योम मित्र है। भारत के द्वारा जो रोबोट बनाया गया है वो व्योम मित्र है, जिसको अंतरिक्ष में भेजने की भी तैयारी हो रही है। आगे चलिए, क्लियर है, हाँ कोई बात नहीं, सांस हम बाद में ही तोड़ लेंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिक्र मत करो, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए, मैं यहाँ पे पढ़ा के सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगी। क्लियर है, अब ये चीजें आपकी जनरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में। कंप्यूटर में 2 ही चीजें होती हैं, या तो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं या तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर को बेसिकली 2 ही पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और दूसरा होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। एक होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और दूसरा होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। फटाफट से इन पर भी देखेंगे। देखो हार्डवेयर क्या हो जाते हैं, तो कंप्यूटर के अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं,
हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर जिनको छू सकते हो, ये क्या है? हार्डवेयर है, मैं इसको छू सकती हूँ। और यहाँ पे मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, एक और मार्कर मिल गया, ये भी हार्डवेयर है, छू सकती हूँ। माउस छू सकते हो, हार्डवेयर है। कीबोर्ड छू सकते हो, हार्डवेयर है। मॉनिटर छू सकते हो, हार्डवेयर है। प्रिंटर छू सकते हो, हार्डवेयर है। स्कैनर छू सकते हो, हार्डवेयर है। MICR हार्डवेयर है। हर वो चीज जिसको छुआ जा सके, हर वो चीज जिसको छुआ जा सके, वो क्या कहलाती है? वो आपकी हार्डवेयर कहलाती है। और वो चीज जिसको छुआ ना जा सके, जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम है जिनको छुआ नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पहले हार्डवेयर पढ़ते हैं, फिर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में अगर मैं बताती हूँ तो सारी चीजें हार्डवेयर है, चाहे वो आपकी कोई भी इनपुट डिवाइस हो और चाहे वो आपकी आउटपुट डिवाइस हो। हर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर है, ठीक है। आगे रैम की चिप, वो भी हार्डवेयर है, छू सकते हो आप। रोम की चिप, सीमोस हो गई या बायोस हो गई, इसको भी छुआ जा सकता है, ये भी हार्डवेयर है। उसके बाद आपकी CD, DVD, BRD क्या हो जाती है? पेन ड्राइव, तो ये चीजें भी आप छू सकते हो ना, तो ये भी क्या हो जाती है? हार्डवेयर हो जाती है। इसी के साथ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी क्या होती है आपकी? हार्डवेयर होती है। हार्ड डिस्क भी क्या होती है आपकी? हार्डवेयर होती है, इसको भी छुआ जा सकता है। हार्ड डिस्क क्या हो जाती है आपकी? हार्डवेयर हो जाती है, इसको भी छुआ जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे अब आता है आपका सॉफ्टवेयर। भाई इन सबको तो आप छू लोगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करती हूँ, इनको नहीं छुआ जा सकता। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका कौन सा सॉफ्टवेयर? तो एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे पहचानेंगे? ध्यान से समझना। अगर आप पूरा ध्यान बोर्ड पे रखोगे तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आएगा। मैम देखना कोई बफरिंग हो रही है बच्चे, क्योंकि ना एक बार बोल रहे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं फटाफट से, अगर आप देखोगे हम कहाँ पे थे? हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे थे, ठीक है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार से होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या? हम सब चलाते हैं, ये सारी चीजें ना हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर प्रैक्टिकली, थ्योरिटिकली हमको नहीं पता और एग्जाम में थ्योरी पूछी जाती है, तो बस रिलेट कर दो। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक वो सॉफ्टवेयर जिनके बिना सिस्टम नहीं चल सकता। कौन कौन से हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनके बिना सिस्टम नहीं चल सकता, वो कौन से हो जाते हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर आ जाएगा आपका जैसे डिस्क, या फिर आपका कौन सा हो जाएगा? ड्राइवर हो जाएंगे। इसी के अंदर आ जाते हैं आपके भाषा अनुवादक, भाषा अनुवादक वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इनको यूजर अपने अकॉर्डिंग डिलीट कर सकता है और इंस्टॉल कर सकता है। यूजर अपने अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड भी कर लेगा और हटा भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है, तो ये यूजर पे डिपेंड है। जैसे देखो भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो है जिनके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दूं तो क्या कंप्यूटर चलेगा? नहीं। डिब्बा है डिब्बा, अंकल का डीबी डिब्बा, वो वाला केस हो जाएगा। अगर मैं आपके फोन से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दूं तो क्या अपना फोन चला पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम करना। हमारी बातें कंप्यूटर को समझाना, कंप्यूटर की बातें हमें समझाना, वो वाला पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ड्राइवर, जितने भी छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं जिनसे आप कीबोर्ड चलाते हो, जिनसे आप माउस चला सकते हो, प्रिंटर, स्कैनर, फोन टैब, सारी चीजें, उनके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वो ड्राइवर कहलाते हैं, ठीक है। भाषा अनुवादक, लैंग्वेज कन्वर्टर, असेंबलर, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं? भाषा अनुवादक। एप्लीकेशन, जो आप ऐप अपना गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करते हो और काम होने के बाद डिलीट कर देते हो, जैसे भाई गोरा दिखना है भैया मुझे तो ब्यूटी प्लस लेना है, या वीडियो बनानी है, वीडियो के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, या आपको पढ़ना है तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप है, तो वो सारी एप्लीकेशन जिनका कोई लेना देना नहीं है सिस्टम से, चाहे तो आप डालो नहीं तो हटा दो, सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो कौन से हो जाते हैं? वो कहलाते हैं आपके, याद रखना कौन से, तो वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको भाषा अनुवादक बताया है, भाषा अनुवादक मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। भाषा अनुवादक जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज कन्वर्टर, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है लैंग्वेज कन्वर्टर। ये होते हैं तीन, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका असेंबलर, पहला होता है कौन सा? तो पहला होता है आपका असेंबलर, ये मैं आपको बता ही चुकी हूं। असेंबली भाषा को किसमें? असेंबली भाषा कौन सी होती है? तो निमोनिक भाषा होती है। असेंबली होती है आपकी निमोनिक भाषा।
भाई एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है असेंबलर, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0110 ही समझता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया था, बाइनरी नंबर का इन्वेंशन किसने किया था? तो उनका नाम था गॉटफ्राइड लेबनीज। क्या नाम था? इनका नाम था गॉटफ्राइड लेबनीज। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बाइनरी भाषा का आविष्कार किया था। ठीक है, उसके बाद दो हैं आपकी, एक हो जाती है कंपाइलर और एक हो जाती है इंटरप्रेटर। ये भी क्या है? तो ये भी भाषा अनुवादक हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों का काम सेम है, उच्च स्तरीय भाषा को, दोनों का काम सेम है। हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलता है? मशीनी भाषा में। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर पूरा का पूरा डाटा एक साथ सॉल्व कर देता है, एक साथ कोड कर देता है, और इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके बदलता है। एक लाइन पढ़ेगा फिर बदलेगा, दूसरी लाइन पढ़ेगा फिर बदलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं एग्जाम पर, चल रही है कंप्यूटर की क्लास, तो कंप्यूटर की क्लास पे दे लो ध्यान। ठीक है, आगे चलें, ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी, है ना? क्लियर है, चलो वेरी गुड। इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अब मेमोरी के बारे में, छोटा छोटा सा। मेमोरी की अगर मैं बात करती हूँ तो मेमोरी में आती है सबसे पहले वाली रैम मेमोरी। रैम क्या है? एक मेमोरी है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? तो वॉलेटाइल का मतलब होता है अगर लाइट गई तो डेटा भी चला जाएगा, लाइट गई तो डेटा भी चला जाएगा, ये होता है वॉलेटाइल के अंदर। वॉलेटाइल रैम। वर्तमान में जो मेमोरी काम करती है वो कौन सी मेमोरी है? रैम होती है। वर्तमान में जो मेमोरी काम करती है वो रैम होती है। अभी जो आपकी वीडियो वर्तमान में चल रही है कौन सी मेमोरी है? रैम है। अगर देखो रैम में क्या होता है, आप अगर देख रहे हो वीडियो, अगर आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो जब भी आप फोन को ऑन करोगे तो कभी वीडियो नहीं चलती, पहले होम स्क्रीन आएगी, पहले वाला काम पहले होता है। तो वही चीज होती है इसके अंदर भी। ये कैसी होती है? ये वॉलेटाइल नेचर की होती है। लाइट गई, डेटा गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या हो सकता है भाई रैम के अंदर, ओके, रैम के अंदर ये दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और एक होती है आपकी एस रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक होती है और ये होती है डायनामिक, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये होती है आपकी, इसमें परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, दोनों याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आती है आपकी रोम। रोम कौन सी मेमोरी होती है? और देखो रैम में क्या होता है, वॉलेटाइल है ना, डाटा भी भाग जाता है, लाइट भी चली जाती है, तो इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी बोला जाता है, इसलिए इसको टेम्पररी मेमोरी बोला जाता है। कौन सी? टेम्पररी मेमोरी। इसका नाम एक और भी है, मुख्य मेमोरी। इसको आंतरिक मेमोरी भी बोला जाता है, इसको आंतरिक मेमोरी भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम हैं। हम बात करते हैं रोम की। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो फुल फॉर्म रैम की तो पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो रोम की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी रीड ऑनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है आपकी? रीड ऑनली मेमोरी। रोम में से जो क्वेश्चन बनेगा ना वो यही बनेगा। पहली बात तो भैया ये होती है नॉन वॉलेटाइल। कैसी मेमोरी होती है? तो ये मेमोरी होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपकी लाइट चली जाती है तो भी डाटा सुरक्षित रहता है, लाइट चली गई तो भी डाटा टच से मस नहीं हुआ, वो सुरक्षित रहेगा, वो होती है रोम। रोम होती है तीन प्रकार की, एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम और एक होती है डबल ईपी रोम। ये क्या होती है? रोम के प्रकार होते हैं। ठीक है, पी से हो जाता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। फुल फॉर्म इसी में हो रही है, देख लो शॉर्टकट की सारी आपकी फुल फॉर्म जो बोल रहे थे। ईपी रोम में क्या हो जाएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। डबल ईपी रोम में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा किसका, कौन सी मेमोरी का डाटा मिटाया नहीं जा सकता? तो जाहिर सी बात है पी रोम में डाटा नहीं मिट सकता। कौन सी मेमोरी का डाटा मिट सकता है? लेकिन उसके लिए पैरा बैंगनी किरणों की मदद पड़ेगी, उसके लिए हमको यूवी अल्ट्रावायलेट रेज की मदद लेनी पड़ेगी, तो वो होती है ईपी रोम। पूछा जा सकता है आपसे बिजली से मिटाई जाने वाली या विद्युत से मिटाई जाने वाली कौन सी मेमोरी है? तो वो है डबल ईपी रोम। और पेन ड्राइव इसी का प्रकार होता है। क्या होता है? पेन ड्राइव इसी का प्रकार होता है। ठीक है, याद रखना। एक होता है आपका सीडी रोम, एक होता है क्या? सीडी रोम, याद रखना। सीडी रोम में भी डाटा पी रोम वाला होता है, मिटाया नहीं जा सकता, और इसके अंदर जो डाटा होता है उसको बोला जाता है फर्मवेयर। क्या बोला जाता है? उस डाटा को बोला जाता है फर्मवेयर। याद रखना, क्या बोला जाता है? उस डाटा को बोला जाता है फर्मवेयर। क्लियर? ठीक है,
तो ये चीज़ें क्लियर है आपकी। भाई रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वॉलेटाइल है, डी रैम एस रैम हो जाएगी। रोम क्या होती है, रीड ऑनली मेमोरी होती है, 3 प्रकार की होती है, एस पी रोम, डबल ई पी रोम और ई पी रोम, ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन और कहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपकी सीमोस और बायोस बहुत आ रही हैं, तो ये भी रोम की चिप है। अगर हम रोम के चिप के बारे में बात करते हैं, रोम की चिप होती है 2 प्रकार की, एक होती है बायोस और एक होती है सीमोस। एक होती है बायोस और एक होती है सीमोस। बायोस की फुल फॉर्म हो जाती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बेसिक, कहाँ गया, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और सीमोस की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये क्या हो जाती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। बायोस, बायोस का काम क्या होता है, तो ये बूटिंग के दौरान काम करती है। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी विंडो इंस्टॉल करते हो, उस प्रक्रिया को बूटिंग बोला जाता है। नया नया आपने लैपटॉप खरीदा, आपने विंडो को उसके अंदर डाला, ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला, वो बूटिंग कहलाती है। बूटिंग होती है 2 प्रकार की, एक होती है आपकी वार्म बूटिंग और एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग। अगर माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है तो कोल्ड बूटिंग होगी, मतलब आपने स्टार्ट किया या आपने बंद कर दिया कंप्यूटर को, तो वो कोल्ड के अंदर आता है। अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है, मतलब बिजली आर पार जा रही है, सिस्टम गर्म हो चुका है, गर्म तभी होगा जब वो काम करेगा, तो उसके दौरान वार्म बूटिंग होती है। जैसे इसके अंदर आ जाता है रिबूट, इसके अंदर आ जाता है रीस्टार्ट, ये वार्म बूटिंग कहलाती है। बूटिंग के दौरान बायोस काम करती है, और बायोस हमेशा कौन सा टेस्ट करती है, याद रखना, ये टेस्ट पूछ सकता है। बायोस जो टेस्ट करती है वो होता है पोस्ट टेस्ट। क्या बोला जाता है उसको, पोस्ट टेस्ट बोला जाता है। फुल फॉर्म क्या हो जाती है इसकी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पूछा जा सकता है, बूटिंग के दौरान कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वो आपकी होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या बोला जाएगा उसको, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट उसको बोला जाता है। भाई क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, जो क्लास रिकॉर्डेड बोल रहे हैं ऐसा मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है ना। इतनी मेहनत करके पढ़ा रही हूँ तो मैं लाइव पढ़ा रही हूँ। हाँ, अब मैं क्या यहाँ पे आपका नाम लूँ, तब आप समझोगे भाई आपका नाम ले लूँगी तो अब मैं क्यों लूँ नाम, ठीक है। तो चलो आगे चलें आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये तो होगी बायोस के बारे में हो गया। सीमोस के बारे में, सीमोस के बारे में पूछ सकता है, जैसे बायोस बूटिंग करती है, सीमोस क्या करता है। सीमोस आपका जो डेट होता है और टाइम होता है, डेट को और टाइम को अपडेट करना। भाई आपके फोन में अपने आप डेट और टाइम अपडेट हो जाता है, अपने आप 29 से 30 हो जाएगी, 30 से 31 हो जाएगी, 1 2 3 4 आ जाएगा, हैप्पी क्रिसमस आ जाएगा। आपका टाइम हो जाएगा 8 9 10 11 12 सब बच जाएंगे। तो ये सब कौन कर रहा है, सीमोस कर रहा है। क्या तो ये हो गया आपका कौन सा, बूटिंग वाला हो गया आपका, रोम चिप हो गई, आपकी रैम चिप हो गई। इसके बाद क्या आती है, तो इसके बाद ये मेमोरी आपकी यहाँ पे चली जाती है। इसमें आपका ये पूछ सकता है भाई सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, बीआरडी हो गया, और पेन ड्राइव हो गया, और हार्ड डिस्क हो गया। इसके बारे में देखो कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या चीजें पूछी जा सकती है, पहली बात तो ये सारी सेकेंडरी मेमोरी है ना। मेमोरी 2 तरीके की होती है, एक होती है प्राथमिक मेमोरी जो रैम रोम पटाई थी, और एक होती है आपकी सहायक मेमोरी जिसको अलग से लिया जाता है। इसमें पूछ सकता है कि इसकी कितनी क्षमता होती है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क को बोला जाता है, इसकी क्षमता होती है 700 MB की। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को बोला जाता है, इसकी क्षमता होती है 4 GB। बीआरडी ब्लू रे डिस्क को बोला जाता है, जिसमें आपकी हाई डेफिनेशन मूवी को रखा जाता है। इसकी क्षमता होती है, कितनी होती है, इसकी होती है 15 से 32 GB तक की। भाई पैसा दो फिर तो और आ जाएंगी, 64 GB तक भी पहुंच जाती है। पेन ड्राइव, ये भी आपका डाटा MB और अब तो GB में भी रख रहा है। हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा डाटा को स्टोर करने वाला होता है, और इसके अंदर टेराबाइट तक का डाटा आता है। कितना आता है, तो इसके अंदर टेराबाइट तक का भी डाटा रखा जा सकता है। इसके अंदर आता है टेराबाइट तक के डाटा को रखा जाता है, ठीक है। क्लियर है आपका, आगे चलते हैं। आगे देखोगे अब आप, आगे यहाँ पर ये चीज़ हो गई ना, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आपकी, अब मैं मेमोरी के बारे में बता रही थी ना, तो प्राथमिक मेमोरी में मैं एक मेमोरी वहाँ पे छूट गई थी हमारी, रह गया था हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, तो रैम की गति को तेज करने वाली, रैम की गति को तेज करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैश मेमोरी किन 2 मेमोरी के बीच में इस्तेमाल की जाती है। तो याद रखना, एक तरफ CPU और एक तरफ रैम, CPU और रैम के बीच में काम
काम करने वाली कैश मेमोरी होती है। सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी काम करती है, 4 MB तक की स्टोरेज लेती है। कितनी स्टोरेज लेती है? तो 4 MB तक की ही स्टोरेज यहां पर ली जाती है। फिक्र मत करो, बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ही चीजों को देखकर मैं यहां पर चीजें आपसे समझा रही हूं या पढ़ा रही हूं। जो एग्जाम में आया उसी के तर्ज पे आज का आपका ये रिवीजन सेशन रखा गया है। ठीक है, आगे चलें, क्लियर है ना? चलो अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आप देखोगे तो बिट बाइट देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? 1 KB मांगता है पीजी। 1 KB मांगता है, क्या मांगता है? पीजी मांगता है। तो कैसे देखोगे? बिट सबसे छोटी इकाई होती है, बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बिट सबसे छोटी इकाई होती है, बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, 0-1 इसमें आती है। उसके बाद बिट के बाद 4 बिट का क्या बनता है? 4 बिट का बनता है एक निबल। 4 बिट का बनता है क्या? तो 4 बिट का बनता है एक निबल। उसके बाद 8 बिट का क्या बनता है? तो 8 बिट का बनता है एक बाइट। 8 बिट का क्या बनता है? तो 8 बिट का बनता है एक बाइट। और उसके बाद 1024 बाइट का क्या बनता है? एक किलोबाइट। फिर 1024 किलोबाइट का क्या बनता है? एक मेगाबाइट। फिर 1024 मेगाबाइट का क्या बनता है? एक गीगाबाइट। और फिर 1024 गीगाबाइट का क्या बनता है? एक टेराबाइट। और बाद में अगर आप देखोगे तो 1024 टेराबाइट का क्या बनता है? एक पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट का क्या बनता है? एक कौन सा? एक्साबाइट। और फिर 1024 एक्साबाइट का क्या बनता है? एक ज़ेटाबाइट। और 1024 ज़ेटाबाइट का क्या बनता है? एक योटाबाइट। सबसे बड़ी इकाई योटाबाइट और सबसे छोटी बिट होती है, याद रखना। ठीक है, तो बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट और योटाबाइट। ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं आपकी? ये सारी की सारी किसका इस्तेमाल करती हैं? तो ये सारी की सारी बिल्कुल मैं MS एक्सेल कल की 8 बजे वाली क्लास में भी करवा चुकी हूँ, और कुछ पार्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में भी मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो कुछ पार्ट आपका यहाँ पे भी हो चुका है। तो ये तो हो गया बिट बाइट वाला केस। क्या हो जाएगा? आप मेमोरी किस में डिसाइड होती है और क्या होती है, ये वो वाला केस हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका इंटरनेट। इसके बाद भाई आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया है, आपका ये सारा पार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन हो चुकी है, मेमोरी हो चुकी है। अब आता है आपका इंटरनेट, ये लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका इंटरनेट। कौन सा पार्ट आएगा? इंटरनेट आएगा। इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट की शुरुआत 1970 में अमेरिका के द्वारा की गई थी। अमेरिका में एक नेटवर्क बना था जिसका नाम था ARPANET। अमेरिका में जो नेटवर्क बनाया गया था इसका नाम था ARPANET। अमेरिका की आर्मी के लिए नेटवर्क बनाया गया था ARPANET। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म में एडवांस्ड रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ARPANET की। इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल को जोड़ा गया था, एक थी TCP और एक थी IP। तब जाकर पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचा। TCP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यही फुल फॉर्म है जो पूछी जा रही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अगर हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं, इंटरनेट में एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, वो है HTTP। और इसका काम होता है इंटरनेट की सारे पेजों को दिखाना। इंटरनेट पे जितने भी पेज है उन सारे पेजों को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सारे के सारे इंटरनेट पे पड़े हुए पेजों को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आती है आपकी एक FTP। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल होता है एक जगह से दूसरे जगह फाइल को स्थानांतरित करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर किसी चिंटू लाल को मैसेज भेजती हूँ तो वो फाइल, अगर फाइल ट्रांसफर कर रही हूँ तो मैं FTP का इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद आपकी होती है PPP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एक जगह से दूसरे जगह मैसेज का जाना, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एक होती है POP। इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या हो जाती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी ईमेल के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए? ईमेल के लिए। वेरी गुड। फादर ऑफ ईमेल कौन है? तो ईमेल के पिताजी कौन है? हम तो पिताजी को भूल ही गए। ईमेल के पितामह कौन है? तो उनका नाम था विंटसर्फ। किन्होंने किया था इसको? विंटसर्फ उनका नाम था, जिन्होंने
इंटरनेट को बनाया, वो कौन थे? विंट सर्फ थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे? आईपी एड्रेस के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, आईपी एड्रेस के बारे में पूछा जा सकता है। आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, क्या बोलेंगे इसे? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। याद रखना ये 2 वर्जन में आते हैं, एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। वर्जन 4 32 बिट का होता है, बाकी मैंने बहुत अच्छे से कल भी बताया था, वो आप एक बार देख लेना। और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 128 बिट का होता है। इसकी क्षमता 0 से 255 तक की होती है, ये 0 से 9 तक की संख्याएं लेता है और A से F तक की संख्याएं लेता है। प्रोटोकॉल होता है एक कानून, एक नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस के सेट को ही प्रोटोकॉल बोला जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के सेट को ही क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल बोला जाता है। क्लियर है ना ये सारी चीजें? इसके बाद आगे चलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, और क्या पूछेगा? डोमेन नेम पूछ सकता है। अच्छा, डोमेन नेम क्या होता है बताइए? डोमेन नेम क्या होता है बताना है आपको। तो अगर हम बात करते हैं डोमेन नेम की, डोमेन नेम होता है किसी भी आईपी एड्रेस को कोई नाम दे देना। अगर हम किसी भी आईपी एड्रेस को, अगर हम किसी भी आईपी एड्रेस को कोई नाम दे दें, किसी भी आईपी एड्रेस को अगर कोई नाम दे दिया जाए, कोई नाम दे दिया जाए, तो वही क्या कहलाता है? वही तो कहलाता है डोमेन नेम, ठीक है। किसी भी आईपी एड्रेस को कोई भी नाम दे देना डोमेन नेम कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे मैंने लिखा 193.0.211.2, तो ये मैंने आईपी एड्रेस लिखा है। अब मैंने इस आईपी एड्रेस को एक नाम दे दिया, मैंने दे दिया youtube.com। क्या दे दिया? youtube.com। तो ये मेरा क्या बन जाता है? डोमेन नेम। क्या बन जाता है मेरा? ये डोमेन नेम बन जाता है। डोमेन नेम को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है भाई किसका है, और दूसरा भाग होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन से रिलेटेड है। .com, .org, .gov, .edu सारे के सारे क्या होते हैं आपके? ये सारे आपके टॉप लेवल के डोमेन नेम होते हैं, TDL होते हैं, टॉप लेवल के डोमेन नेम। edu है तो एजुकेशन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, gov, और कौन सा होता है? .com कॉमर्शियल से रिलेटेड हो जाता है, GU हो गया, edu हो गया, ऑर्गेनाइजेशन संगठन से रिलेटेड हो जाता है। तो ये टॉप लेवल के डोमेन नेम होते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी भी कंट्री के डोमेन नेम को, तो याद रखना किसी भी कंट्री के डोमेन नेम 2 संख्याओं में आते हैं, हमेशा 2 अक्षर में आएंगे। याद रख लेना, कोई सी भी कंट्री हो। US अमेरिका के लिए आ जाता है, UK ब्रिटेन के लिए आ जाता है, इंडिया के लिए IN आ जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपकी कंट्री के लिए होता है। ये तो डोमेन नेम समझ में आ गया। और ये काम कौन करता है? किसी आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का काम कौन करता है? तो किसी भी आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का काम करेगा डोमेन नेम सिस्टम। कौन करता है? डोमेन, कहाँ गया? डोमेन नेम सिस्टम, है ना, या डोमेन नेम सर्वर बोल सकते हैं। इसका काम होता है इसको बदलने का, किसी भी चीज को किसी में भी बदलने का काम कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका रह गया है, मुश्किल से 10 मिनट की और क्लास लगेगी, ये ईमेल की बात करते हैं। तो लास्ट आपका रह गया है ईमेल। कौन सा रह गया है लास्ट? ईमेल। ईमेल सब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है ईमेल? तो ईमेल पत्र लेखन की एक प्रक्रिया होती है। ईमेल क्या होता है? तो ईमेल पत्र लेखन की एक प्रक्रिया को बोला जाता है। ईमेल के अगर हम फादर की बात करते हैं या पितामह की बात करते हैं तो कौन है? ईमेल को किन्होंने बनाया? तो रे टॉमिल्सन। किन्होंने बनाया था? रे टॉमिल्सन ने ईमेल को बनाया। और दूसरे व्यक्ति थे शिवा आयादुराई। ये मैंने आपको हमेशा समझाया है कि क्या आएगा ऑप्शन में, क्या करना है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आंसर शिवा आयादुराई लगाएंगे, अदरवाइज रे टॉमिल्सन होता ही है। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया और @ का साइन, ये दोनों काम किसने किया था? रे टॉमिल्सन ने। किसने किया था ये दोनों काम? रे टॉमिल्सन ने किया था। ये ईमेल की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात हो रही है। ईमेल की अगर हम बात करते हैं, ईमेल में शब्द आता है CC BCC। CC की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? कार्बन कॉपी। CC की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? कार्बन कॉपी CC की फुल फॉर्म है। और BCC की फुल फॉर्म हो जाती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे याद रखना, अगर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ बुलाना चाहते हो, सपोज 100 लोगों को अगर आप एक साथ बुलाना चाहते हो, तो आप CC भी कर सकते हो, BCC भी। पहले क्या होता था? पहले तो फटफटिया उठाई और शादी का कार्ड पीछे रखा और चले गए बांटने के लिए। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, आज तो व्हाट्सअप कर देते हैं कार्ड, या तो ईमेल भेज देते हैं। और ईमेल भेजने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो ईमेल आप तभी भेजोगे ना जब आप
आपको क्लियरिटी अच्छी चाहिए, व्हाट्सएप पे क्लियरिटी गिर जाती है, धुंधली फोटो आती है, लेकिन ईमेल ओरिजिनल फोटो भेजती है। तो वही चीज याद रखना है यहाँ पे। तो ईमेल अगर 100 लोगों को एक साथ बुलाना है, कोरोना चल रहा है तो 50 कर दो इसको, 50 लोगों को अगर आप एक साथ बुलाना चाहते हो तो दोनों काम कर सकते हो, सीसी भी और बीसीसी भी। सीसी में क्या होता है, उन 50 लोगों को आपस में पता चल जाएगा भाई मेरे अलावा और किस किस को बुलाया गया है, आपस में इसमें लोगों को पता चल जाता है, मेरे अलावा उसको बुलाया, चलो भाई तुम्हारी गाड़ी में हम लोग चलेंगे। लेकिन बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में उन 50 लोगों को आपस में पता नहीं चलेगा, उन 50 लोगों को आपस में पता नहीं चलेगा। जैसे बोलते नहीं है, अच्छा भाई वो जा रहा है तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, ना 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 बिल्कुल नहीं जाना है मुझे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर 50 दोस्तों को बुला लोगे और वो इस चीज पर नहीं आएंगे कि अगर चिंटू लाल जा रहा है तो भैया मिंटू लाल बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना, वो तो अपने कपड़े दिखाएगा, वो तो अपना ये करेगा, वो तो इतना खा जाएगा, वो तो सारे रसगुल्ले चपट कर जाएगा। तो वो सारी चीजें अगर आप चाहते हो अपनी डाटा को नहीं दिखाना कि 50 लोगों को किस किस को भेजा है, आप नहीं चाहते कि उन लोगों को पता चले, तो बीसीसी करा जाता है ब्लाइंड, उनको अंधेरे में रखा जाता है कि भैया तुम्हें नहीं पता चलने देना है, ठीक है, तुम तो गड़बड़ कर दोगे। और अगर आप चाहते हो कि पता चलने दे तो वो सीसी के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो सीसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई आपकी, क्लियर है ना सारी चीजें, साथ के साथ ही पढ़ते रहना, ठीक है। टेक्निकल टीम ध्यान ही दे रही है भाई, वो सबसे तैयारी करने में लगे हुए हैं, ठीक है। आगे चलें, आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं। देखो अगर आपको ईमेल भेजना है, ईमेल भेजने के लिए, ईमेल को भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए कौन से बटन पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ईमेल भेजना है तो आप कौन सी चीज पर क्लिक करते हो, कंपोज। किस पे क्लिक किया जाता है, तो कंपोज पे क्लिक किया जाता है। कंपोज दबाओगे, ईमेल आप किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हो, वो विंडो खुल के आ जाती है। ईमेल के सबसे निचले भाग पे क्या लिखा होता है, ईमेल के सबसे निचले भाग पे क्या लिखा होता है, तो वो होता है सिग्नेचर। ईमेल के सबसे निचले भाग पे क्या होता है, हस्ताक्षर। क्या होता है, हस्ताक्षर। सिग्नेचर होता है ईमेल के अगर हम सबसे निचले भाग की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ईमेल के बारे में बात कर ली। इसके बाद और कौन कौन सी चीजें आती है, एक आता है आपका स्पैम, है ना, एक आता है आपका स्पैम मेल, के बारे में बहुत आएगा, बहुत आएगा हद से ज्यादा ना। स्पैम मेल होती है, इसी का दूसरा नाम होता है जंक मेल, इसी को क्या बोलते हैं, जंक मेल बोला जाता है। और इसी का एक और नाम होता है अनसॉलिसिटेड मेल, इसी को क्या बोला जाता है, अनसॉलिसिटेड, है ना। अनसॉलिसिटेड मेल मतलब अनचाही मेल भी बोला जाता है। ये मेल होती है जो सबसे ज्यादा वायरस को लेकर आती है। आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आता है ना, तो सबसे ज्यादा वायरस स्पैम मेल से आता है। स्पैम मेल वो मेल होती है जिसको क्या करना चाहिए, जिसको भगा देना चाहिए। स्पैम मेल वो मेल होती है जो कि खराब कर देती है आपके कंप्यूटर को। तो आपके कंप्यूटर को खराब करने वाली कौन सी मेल होगी, आपके कंप्यूटर को खराब करने वाली स्पैम मेल होती है। कौन सी होती है, स्पैम मेल, जिसको अनचाही मेल बोला जाता है। वायरस वहां से आता है, तो वायरस की फुल फॉर्म बता दो एक बार जल्दी से। वायरस की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, वाइटल इंफॉर्मेशन। वायरस की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, वाइटल इंफॉर्मेशन ना, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, क्या हो जाएगी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये अगर हम बात करते हैं तो किसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ये फुल फॉर्म हो जाती है वायरस की। किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, तो ये आपकी वायरस की फुल फॉर्म हो जाती है, याद रखना है। किसकी फुल फॉर्म हो जाती है, तो ये वायरस की फुल फॉर्म हो जाती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्लियर, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। आगे चलते हैं, आगे कौन सी चीजें देखेगा इसमें ठीक है, ये तो जाएगी वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। अब देखो वायरस के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो एक दो वायरस फटाफट से देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। पहला वायरस कौन सा आया था, कोई बताओ मुझे, पहला वायरस, विश्व का पहला वायरस कौन सा था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का या वर्ल्ड का पहला वायरस कौन सा था, तो वर्ल्ड का पहला वायरस था क्रीपर। क्या नाम था इसका, इसका नाम था क्रीपर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये तो पहला वायरस था जो कि नेटवर्क पे फैला, और कौन सा नेटवर्क था उस टाइम पे, आरपानेट। कौन सा नेटवर्क था, आरपानेट था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का, है ना, पूछा जाए कि भारत का पहला वायरस कौन सा था, तो आप आंसर क्या दोगे, आंसर दोगे ब्रेन। कौन सा था, तो उसका नाम था ब्रेन, है ना, दिमाग। भारत में तो वैसे ही बहुत दिमाग होता है, और सच में बहुत दिमाग होता है हमारे अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये तो हो गया भारत का। अच्छा, विश्व का नेटवर्क पे फैलने वाला पहला वायरस था क्रीपर, लेकिन कंप्यूटर पे फैलने वाला कौन सा था भाई, कंप्यूटर के तहत अगर देखा जाए तो वो कौन सा पहला वायरस था विश्व में जो फैला था सिर्फ कंप्यूटर के अंदर, तो वो था आपका अल्क क्लोनर। क्या नाम था उसका, उसका नाम था अल्क क्लोनर। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अल्क क्लोनर। क्या नाम हो जाएगा, अल्क क्लोनर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे हम बात करते हैं वायरस से, और क्या पूछ सकता है। वायरस में 3 प्रकार होते हैं, एक तो नॉर्मल आपका वायरस हो जाता है, एक हो जाता है आपका ट्रोजन, और एक हो जाता है आपका कौन सा,
है ना। एक हो जाता है ट्रोजन और एक हो जाता है वॉर्म। इसके बारे में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी फटाफट से बस एक बार सुन लेना, जो समझ में आए आप वो नोट कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से एक बार यहाँ पर सुन लेना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फटाफट से बात करती हूँ तो सबसे पहले आता है आपका वायरस, मैं बताई चुकी। पर्टिकुलरली किसी विशेष फाइल को खराब करने के लिए वायरस आता है, किसी विशेष फाइल को खराब करने के लिए ये वाला वायरस आता है। ट्रोजन क्या होता है, ये नकली सॉफ्टवेयर होता है, इसका काम होता है आपकी निजता को समाप्त कर देना। ये एक नकली सॉफ्टवेयर होता है, ये आपकी प्राइवेसी को खत्म करने के लिए आता है। प्राइवेसी को खत्म करने के लिए कौन सा वायरस आता है, तो वो है ट्रोजन। ट्रोजन आता है। वॉर्म का काम क्या होता है, तो वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेंट होता है। वॉर्म कैसा होता है, तो वॉर्म आपका सेल्फ रेप्लिकेंट होता है, अपनी प्रतिलिपियां खुद बनाता है, अपनी कॉपी खुद बनाता है। और सबसे ज्यादा नुकसान वॉर्म से होता है। क्यों? क्योंकि वॉर्म क्या करता है, आप कहते हो ना आपका फोन हैंग कर गया, कंप्यूटर हैंग कर गया, ये हो गया वो हो गया, ये वॉर्म की वजह से होता है। क्योंकि इसका अटैक होता है आपकी हार्ड डिस्क पर, आपकी रैम पर। तो ये हार्ड डिस्क की और रैम की गति को कम कर देता है। ये हार्ड डिस्क की और रैम की गति को क्या कर देता है, कम कर देता है। कैसा कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क और रैम आया है, तो मुझे एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी क्लिक करा है, ठीक है। और क्लिक करा है तो क्या पता माता रानी की दया से भाई वही आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अभी जस्ट मुझे याद आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई आपकी, भाई रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, प्राइवेसी वायरस हो गया आपका, विश्व का पहला क्रीपर हो गया, भारत का पहला ब्रेन हो गया, अल्क क्लोनर हो गया पहला कंप्यूटर वायरस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखना है आपको क्या, देखो यहाँ पर आपको देखना है, अगर मैं गति के हिसाब से बात करती हूँ, अगर मैं स्पीड के हिसाब से बात करती हूँ, तो सबसे तेज से सबसे तेज गति किसकी होती है, सबसे तेज गति किसकी होती है, तो सबसे तेज गति होती है रजिस्टर की। कौन सी मेमोरी है जिसकी सबसे तेज गति होती है, तो सबसे तेज गति होती है रजिस्टर की। अच्छा फटाफट से बताओ दूसरे नंबर पे कौन सी होगी, दूसरे नंबर पे कौन सी होगी, तो दूसरे नंबर पे होती है आपकी कैश मेमोरी। दूसरे नंबर पे किसकी होती है सबसे तेज गति, तो दूसरे नंबर पे होती है कैश मेमोरी की। तीसरे नंबर पे होती है रैम की सबसे तेज गति, तीसरे नंबर पे होती है आपकी रैम की सबसे तेज गति। चौथे नंबर पे होती है आपकी रोम की सबसे तेज गति, चौथे नंबर पे होती है आपकी रोम की सबसे तेज गति। याद रखना, अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाए, और इसमें उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। कैसे, तो देखो रजिस्टर सबसे तेज, फिर कैश, फिर रैम और फिर रोम। पहले नंबर पे रजिस्टर, दूसरे पे कैश, तीसरे पे रोम, रैम और चौथे पे रोम। ये तो हो जाएगा अगर मैं गति के हिसाब से बताती हूँ, अगर मैं गति के हिसाब से। और अगर मैं बताती हूँ स्टोरेज करने की क्षमता, डाटा को संग्रहित करके रखने की क्षमता, तो सबसे ज्यादा क्षमता होती है हार्ड डिस्क की, सबसे ज्यादा क्षमता। मैंने अभी बताया था ना, हार्ड डिस्क टेराबाइट में डाटा को स्टोर करके रखता है। फिर दूसरे नंबर पे रोम, फिर रैम, फिर कैश और लास्ट में रजिस्टर आता है। ये होता है स्टोरेज क्षमता। दोनों में अंतर है, एक आपकी हो जाती है स्टोरेज क्षमता और दूसरी आपकी कौन सी हो जाती है, एक हो जाती है आपकी स्टोरेज क्षमता और दूसरी हो जाती है आपकी, बिल्कुल सही भाई, वेरी वेरी गुड। एक होती है स्टोरेज क्षमता और दूसरी आपकी कौन सी क्षमता हो जाती है, दूसरी गति होती है। और स्पीड से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आपको ये पूछ सकता है कि आपको क्रम में लगाना है, सबसे तेज, उससे धीरे, उससे धीरे और उससे धीरे। तो वो चीजें आपको याद रखते हुए चलनी है, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो, आगे हम क्या पढ़ रहे थे, हम ईमेल के बारे में पढ़ रहे थे। ईमेल में बस छोटा छोटा और टॉपिक, ईमेल में पूछ लेता है भाई मेल बॉक्स क्या होता है, ईमेल में पूछेगा मेल बॉक्स क्या होता है और कैसे काम करता है। ईमेल में पूछ सकता है आपसे मेल बॉक्स के बारे में, मेल बॉक्स क्या होता है और कैसे काम कर सकता है। इनबॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है। इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है और ड्राफ्ट क्या होता है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और बन सकते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बनेंगे फटाफट से बताओ मुझे, क्या होता है ड्राफ्ट बॉक्स, ड्राफ्ट बॉक्स में कौन सी चीजें रखी जाती हैं, ड्राफ्ट बॉक्स में कौन सी चीजें रखी जाती हैं, तो फटाफट से देखना। देखो मेल बॉक्स में क्या होता है, शुरुआत करते हैं मेल बॉक्स से। मेल बॉक्स में क्या होता है, जितनी भी मेल हैं सारी मेल कहां पे रखी जाएंगी, सारी मेल आपकी कहां पे रखी जाती हैं, मेल बॉक्स में। जितनी भी मेल आई हैं, चाहे इनबॉक्स की हो, चाहे आउटबॉक्स की हो, चाहे ड्राफ्ट की हो, जितनी भी मेल आई हैं वो सारी की सारी मेल कहां पे रखी जाती हैं, मेल बॉक्स में। इनबॉक्स में जितने मैसेज आते हैं, जितने आपको मैसेज मिलते हैं, जितने मैसेज आते हैं वो सारे मैसेज कहां पे आते हैं, वो सारे मैसेज आते हैं आपके मेल इनबॉक्स के अंदर। आउटबॉक्स में आपने मैसेज भेज दिया, आपने मैसेज को सेंड कर दिया, लेकिन अभी मैसेज सेंड नहीं हुआ, तो वो आउटबॉक्स में आता है। और जैसे ही मैसेज सेंड हो जाता है वो वापस से चला जाता है। ड्राफ्ट में क्या आता है, तो ड्राफ्ट में सिर्फ आपने मैसेज लिखकर कहीं सुरक्षित रखा है। मैसेज को अगर आपने कहीं लिखकर सुरक्षित रखा हुआ है ईमेल के अंदर, तो वो आपके ड्राफ्ट में आता है। वो कहां पे आता है, तो वो आपके ड्राफ्ट में
में आता है। तो इनबॉक्स हो गया, आउटबॉक्स हो गया, मेल बॉक्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया। इसी के साथ कौन सा आता है, एक आता है आपका सेंट बॉक्स। एक कौन सा बॉक्स आता है, एक आता है आपका सेंट बॉक्स। सेंट बॉक्स के अंदर आपके जितने मेल होते हैं वो सेंड किए हुए मेल किसके अंदर आते हैं, आपके सेंट बॉक्स के अंदर आते हैं। जितने मेल आप सेंड कर देते हो वो सेंड बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं, सेंड बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है ये सारी चीजें। तो ये आपसे पूछ सकता है ईमेल के बारे में। बस एक दिन में कितना मेल भेजा जा सकता है, तो एक दिन में आप 500 मेल भेज सकते हो। एक दिन में 500 मेल भेजी जा सकती है। एक दिन में 500 मेल भेजी जा सकती है। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है। शॉर्टकट की जरूर याद रखना, प्रोटोकॉल जरूर याद रखना। वो सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है और पूछी भी जाएंगी। ठीक है, तो सारी मोटी मोटी जो मैंने आपको याद करवाई हुई थी ना भाई, इनपुट डिवाइस जितनी भी याद करवाई हुई थी इनकी फुल फॉर्म आ रही है, याद रखना। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आ रही है। तो ये सारी फुल फॉर्म एक बार फटाफट से देख लेते हैं। BCR हो गई, OMR हो गई, MICR हो गई, और कौन कौन सी फुल फॉर्म हो गई आपकी, और बता देना मुझे। अगर कोई से रह जाएगी या कोई से आपको पूछनी अलग से तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, MICR की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। डिपेंड करता है क्या आपको फॉर्म उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कार्ड रीडर। क्या होती है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर। दो होते हैं ये, एक होती है ऑप्टिकल कार्ड रीडर और दूसरे की होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दूसरे की क्या होती है, दूसरे की होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। BCR की फुल फॉर्म क्या होती है, बार कोड रीडर। उसके बाद क्या पूछ सकता है, उसके बाद आपका ना भी एक एग्जाम में पूछा गया है स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS पूछा गया। ये SMPS की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो SMPS की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है स्विच मोड, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या हो जाती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, SMPS की फुल फॉर्म। आगे चलूं तो ये तो कुछ फुल फॉर्म है और देख लेते हैं फटाफट से। आपकी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने इसी के तर्ज पे आपको POP और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बताइए, PPP बताइए। ठीक है, तो ये भी पूछी जा सकती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। SMTP की क्या हो जाएगी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद देखो स्विच मोड पावर सप्लाई पूछा था, तो आने वाली शिफ्ट में आपका UPS पूछ सकता है। UPS जिसको कंप्यूटर का इन्वर्टर बोला जाता है। कंप्यूटर पर काम करते हैं हम और लाइट चली जाती है तो हमें इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर का इन्वर्टर होता है UPS। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है अनइंटरप्टेबल। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है अनइंटरप्टेबल, है ना। अनइंटरप्टेबल कौन सी हो जाएगी, पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबली पावर सप्लाई, ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है UPS की। इसके बाद आपका URL की फुल फॉर्म पूछ सकता है। URL की होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद कौन सी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, एक होती है आपकी USB। ये हो जाती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह केबल को जो कनेक्ट करने के लिए। PCB पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या हो जाएगी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसका दूसरा नाम है मदरबोर्ड। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को ही PCB भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो मदरबोर्ड को ही PCB भी बोला जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये मदरबोर्ड का दूसरा नाम हो जाता है। ईमेल में और जीमेल में क्या डिफरेंस है बेटा ओके, ईमेल में और जीमेल में क्या डिफरेंस हो जाता है, पहले देखो। ये क्लियर है, ये सारी क्लियर है ना आपको। फुल फॉर्म तो कोई छोड़ के मत आना, फुल फॉर्म की मैंने बहुत क्लास लगाई थी। फुल फॉर्म कोई छोड़ के नहीं आनी है, सारी करके आनी है आपको। ठीक है, और कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है आपको, सारी चीज़ें करके आनी है। आपका MS एक्सेल और पावर पॉइंट ये मैंने पहले भी करवाया था। आप बोल रहे हो ना वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आप एक बार वो लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, क्वेश्चन बने हैं आपके। हाँ, 10 में से एक क्वेश्चन आपको जरूर टिपिकल मिल रहा है। जैसे मैथ्स के अंदर भी है, टाइम टेकन वाला है, रीजनिंग में भी एक एक क्वेश्चन तो टिपिकल डालेगा ही बच्चा, है ना। तो वही वाली चीज़ है, घबराना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। आपको बस एक्यूरेसी पे नंबर रखना है। जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 75 भी करके आ रहे हो ना, या 70 भी करके आ रहे हो, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि 70 के 70 ठीक होंगे। पक्का मेरिट में नंबर आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है उसके ऊपर, उसके बेस पर। फालतू के तुक्के मत मार के आना, तुक्के ही ले जाते हैं। तो वही चीज़ मैं बोलूँगी, तुक्के बिल्कुल नहीं मारने आप लोगों का एग्जाम के अंदर। ये चीज़ें क्लियर हो गई। क्या पूछा है आपने, ईमेल में और जीमेल में अंतर पूछा था। देखो, ईमेल तो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब मैं ईमेल कहीं पे भी बना सकती हूँ। मुझे घर लेना है, मैं घर कहीं पे भी बना सकती हूँ भाई। मैं घर मकान कहीं पे भी खरीद सकती हूँ, चाहे दिल्ली में ले लूँ, चाहे UP में ले लूँ,
चाहे कहीं पे भी ले सकती हूँ। सेम ऐसे ईमेल आप कहीं पे भी बना सकते हो। अगर ईमेल को आप गूगल पे बना देते हो तो उसका नाम जीमेल पड़ जाता है ना। अगर मैंने घर दिल्ली में बना दिया तो मैं बोलूंगी मैं तो दिल्ली वाले घर में रहती हूँ। ऐसे ही अगर मैंने ईमेल गूगल पे बना लिया तो मैं उसको जीमेल बोलूंगी। अगर मैंने वही आपका याहू पे बनाया तो मैं आपको उसको याहू मेल बोलूंगी, ठीक है। और अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे वो ईमेल बना लिया है तो मैं उसको हॉटमेल बोलूंगी। क्या बोलूंगी? हॉटमेल बोलूंगी। तो ये कुछ आपके मेल होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैं आपको करा चुकी हूँ। इनपुट आउटपुट डिवाइस याद रखना, वो डिवाइस या वो उपकरण जो कि कंप्यूटर के बाहर के डेटा को कंप्यूटर के अंदर लेकर जाते हैं। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है अंदर, है ना। कम इन, आ जाओ अंदर। इनका मतलब होता है इन, अंदर लाने वाले डेटा को कौन कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। अंदर लाने वाले डेटा को कौन कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। और आउट की अगर हम बात करते हैं तो बाहर ले जाओ, आउट, बाहर जाओ यहाँ से। तो अगर आपसे बोला जाए आउटपुट डिवाइस तो कौन होते हैं? कंप्यूटर के बाहर डेटा को ले जाने वाले आउटपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर के बाहर डेटा को ले जाने वाले आउटपुट डिवाइस होते हैं। कौन से होते हैं? आउटपुट। कंप्यूटर के बाहर डेटा को ले जा रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर को लाने वाले इनपुट। अंदर के लिए मुख्य तौर पर दो पूछा जाता है। तो मुख्य तौर पर सबसे पहले नंबर पे आता है आपका कीबोर्ड और दूसरे नंबर पे आता है आपका माउस। दूसरे पे आता है माउस। ऐसे अगर मैं आउटपुट की बात करती हूँ तो पहले नंबर पे आता है मॉनिटर और दूसरे नंबर पे आता है प्रिंटर। दूसरे पे कौन सा आता है? प्रिंटर। अब देखो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे वैसे और चीजें नई नई पता चलती जा रही हैं आगे। और ये चीजें समझ में आ गई भाई, इनपुट कौन सी होती है, आउटपुट कौन सी होती है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और कीबोर्ड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं ना वो आपके फंस रहे हैं फंक्शन की से। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फंस रहे हैं ना वो फंस रहे हैं आपके फंक्शन की से। फंक्शन की तो घोल के पी जानी है पूरी। मैंने आपको ये ट्रिक से भी समझा रखी है। फंक्शन की मैंने आप लोगों को ट्रिक से समझा रखी है, पूरी घोल के पी जानी है। कैसे होती है ट्रिक? देखो, इसको टोटल फंक्शन की कितनी होती है? 12 होती है, याद रखना। कुल मिलाकर 12 फंक्शन की होती हैं। इनकी मैंने कहानी बना रखी थी एक छोटी छोटी सी 3 पार्ट में। ये आप फटाफट से एक बार इनको रिवाइज कर लो फटाफट से, ठीक है। फटाफट से इनका फटाफट से एक बार इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। फटाफट से अगर आप इनको रिवाइज कर लोगे तो देखो क्या दे रखा है। शुरुआत करते हैं कहानी की। सबसे पहले किसी ने किसी भले इंसान की मदद कर दी। तो सबसे पहले मदद की आ गई। मदद करके उसने उसका नाम बदल दिया कि भैया मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा, मैंने तो मदद कर दी, मैं नहीं चाहता सामने वाले को पता चले। तो रीनेम, किसी भी फाइल को बदलने के लिए, ठीक है। मदद करने के बाद उसने नाम को बदल दिया और फिर वो ढूंढने लग गया कि भाई मेरी मदद किसने करी थी। उसने सर्च करना, ये ढूंढना शुरू कर दिया। और उसके बाद रात हो गई, वो वर्तमान की स्थिति बंद कर दी उसने। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। उसने कहा भैया मुझे तो मिल ही नहीं रहा वो इंसान, सो जाता हूँ, ठीक है। तो F4 को अकेले मत लिखना, ऑल्ट के साथ लिखना। मदद की, नाम बदल दिया, सर्च करने लग गया, ढूंढने लग गया और लास्ट में रात होती है, वर्तमान की स्थिति वो बंद कर देता है। दूसरा दिन होता है, सुबह होती है, नया सूरज उगता है तो वो रिफ्रेश हो जाता है। कहता है आज तो मैं उसको ढूंढ के रहूंगा भैया, पहले मैं रिफ्रेश हो लूँ। पहले वो क्या हो जाता है? रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होने के बाद वो कहता है उप्स, मैंने तो उसका एड्रेस ही नहीं लिया। तो ये एड्रेस बार के लिए होती है, एड्रेस लेता है वो। फिर कहता है कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, जो मैंने एड्रेस ले लिया है अब मुझे क्या करना है? उसकी स्पेलिंग चेक करनी है। क्या करनी है? उसकी वर्तनी में कोई त्रुटि तो नहीं है, स्पेलिंग चेक करनी है। और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? रिबूट हो जाता है। लास्ट में क्या हो जाता है? वो लास्ट में रिबूट हो जाता है, मतलब दोबारा से बंद हो जाता है। ये जो लास्ट वाली है ये आपको याद करनी होती है। 9 छोटा होता है, 10 बड़ा होता है। तो ब्राइटनेस को या चमक को अगर बोलता है तो यहाँ पे चमक को घटाने के लिए और यहाँ पे चमक को या ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए F11 का इस्तेमाल किया जाता है। ये काम क्या करती है? फुल स्क्रीन का। ये आपके डाटा को फुल स्क्रीन कर देती है। और F12 काम क्या करती है? सेव एज का। ये डाटा को सेव एज, है ना। लास्ट में जब पूरी कहानी खत्म हो जाती है तो सारी कहानी को कहीं सहेज के रखते हैं। तो लास्ट वाली की F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। किसका इस्तेमाल होता है? तो सेव एज डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। एक वीडियो मैंने डाली है, हमारा जो चैनल है ना शॉर्टकट ट्रिक वाला, वहां पे मैंने वीडियो भी डाली है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, वहां पे सारी शॉर्टकट कीज हैं, हर टीचर की हैं, ठीक है। कंप्यूटर की नहीं बोलूंगी मैं, हर टीचर की शॉर्टकट कीज वहां पे करवा रखी हैं। चाहे पॉलिटी की बात कर लेना, चाहे किसी की भी, मैथ्स की है, रीजनिंग की है, स्टैटिक जी की है, बहुत सारी शॉर्टकट कीज है। हमारा चैनल है एग्जामपुर ऑफलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है गुरुकुल बैच निकला था ऑफलाइन। तो आपको जो भी चीजें जाननी होती है ना कि ऑफलाइन में क्लासेस कैसे चलती हैं, क्या क्या चीजें, पूरा प्रोसेस, तो हमारा एग्जामपुर ऑफिशियल जो ऑनलाइन, जैसे हमारा ये एग्जामपुर यूट्यूब चैनल है, ऐसे इसका पार्ट है एग्जामपुर ऑफिशियल, सॉरी एग्जामपुर ऑफलाइन क्लासेस। उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे आपको ऑफलाइन की डिटेल मिलती रहेंगी। तो ये तो हो गया कीबोर्ड के बारे में, सारी चीजें क्लियर है।
अब देखते हैं हम प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के बारे में क्या चीज़ें पूछ लेता है, तो प्रिंटर के बारे में पूछेगा प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर होते हैं आपके मोस्टली 2 प्रकार के। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर होते हैं आपके 2 प्रकार के। एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा कौन सा प्रिंटर होता है, दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, 2 तरीके के प्रिंटर होते हैं। ये खटर पटर टकर टकर आवाज़ करते रहते हैं और ये बिल्कुल स्मूथली शांति से चलते हैं। बस मैं आपको टाइप बताऊंगी यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर तो इसमें कौन कौन से आते हैं, डॉट मैट्रिक्स ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, डेजी व्हील ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसके बाद क्या पूछ सकता है आपसे, लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर आ जाएगा, चैन प्रिंटर आ जाएगा और बैंड प्रिंटर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे। कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स ये दोनों के दोनों आपके कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। इनको बोलेंगे कि हम ये एक बार में एक अक्षर को छापने का काम करते हैं, एक बार में एक अक्षर छापते हैं। और ये लाइन प्रिंटर होते हैं, एक बार में एक लाइन को छापते हैं। ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया है, सिर्फ काली स्याही का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, आज के जमाने के प्रिंटर। इसमें सबसे पहला प्रिंटर आता है आपका इंकजेट, रंगीन फोटो को छापने वाला, रंगीन चीजों को छापने वाला। इसमें 4 कलर का इस्तेमाल होता है, CMKY। कौन कौन से, तो क्यान हो जाता है, एक तो ब्लू कलर होता है भाई, नीला कलर। एक हो जाता है आपका मैजेंटा मतलब लाल कलर हो जाता है। एक हो जाता है आपका काला कलर और एक हो जाता है आपका पीला कलर, याद रखना। ठीक है, नीला लाल काला पीला, कौन सा हो जाएगा, नीला लाल काला पीला। ये कलर पूछ सकता है, नीला लाल काला पीला। ये होता है प्रिंटर के अंदर। किसके अंदर, प्रिंटर के अंदर। पेपर पढ़ते हैं तो 4 बिंदु आते हैं ना नीचे, वो इन्हीं चारों कलर के आते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मॉनिटर की, या हमारे हाथ में जो फोन है इस टाइम, हमारे हाथ में कौन से कलर आते हैं, तो हमारे हाथ में आते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। कौन से आते हैं, तो हमारे हाथ में जो फोन है उसके अंदर आता है आपका रेड ग्रीन ब्लू। कौन सा आता है, रेड ग्रीन ब्लू। ये 3 कलर आते हैं। ठीक है, और जब फोन में कोई फोटो खींचते हैं तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, किसी भी पिक्चर की सबसे छोटी इकाई, किसी भी पिक्चर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो किसी भी पिक्चर की सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है पिक्सल। किसी भी पिक्चर की सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है पिक्सल, जो छोटे छोटे डॉट होते हैं। और इनको DPI से मापते हैं, डॉट पर इंच। इनको किससे मापा जाता है, DPI से। इसको हम बोलते हैं डॉट पर इंच। क्या बोला जाता है, डॉट पर इंच। इससे इसको मापा जाता है ना, कितना रिजोल्यूशन है, कितनी क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही है, वो इसी से मापा जाता है। क्लियर है, आगे चले। इंकजेट हो गया, ये आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका लेजर प्रिंटर। सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाला, अच्छी गुणवत्ता वाला आपका लेजर प्रिंटर होता है, स्मूथली चीजों को दिखाता है। ठीक है, लेजर की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, क्या हो जाएगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर, क्या हो जाएगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये अलग ही लिख देती हूँ। ये चीजें क्लियर है, क्योंकि लेजर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है ना। ये चीजें क्लियर है, सारी चीजें। ये पेज को छापता है, एक बार में एक पेज को छापने का काम करता है। इसके बाद मैं लेजर की फुल फॉर्म बता रही थी आपको, तो लेजर की फुल फॉर्म लास्ट लिख लेना। लेजर की क्या फुल फॉर्म होती है, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या हो जाती है, तो ये फुल फॉर्म हो जाती है, अगर हम बात करते हैं किसकी, लेजर की बात करते हैं, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। और एक होता है आपका थर्मल प्रिंटर, जो ATM में इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM में पैसे लेने जाते हैं ना, जो पर्ची निकल के आती है, वो आपकी थर्मल प्रिंटर के अंदर से ही आती है। ठीक है, याद रखोगे ये सारी चीजें। तो बस ये सारी की सारी चीजें अगर मैं मोटी मोटी बताऊं आपकी, क्या हो जाती है, ये पूरी की पूरी आपकी कंप्यूटर, जो कि मैंने एक क्लास के अंदर मुझे समझानी थी, मोटी मोटी चीजें, क्योंकि बाकी तो आप 1.5 साल से मुझसे पढ़ ही रहे हो, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर आपको जितना भी मैंने पढ़ाया, अगर आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करके चले जाते हो तो कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है और हर एक तरीके से चल रही है। अगर मैं आपको बताती हूँ, सुबह आपकी मैंने अभी क्लास ले ली, उसके बाद 10:30 से आपका एनालिसिस शुरू हो जाता है, पहली शिफ्ट का, पूरे दिन वो एनालिसिस चलता है। फिर आपकी रात में तांडव क्लास लगती है, और तांडव क्लास सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लो, क्योंकि एग्जाम अगर बात करते हैं ना, तो हर एक
सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ोगे, डेफिनेटली एग्जाम होगा, डरना घबराना नहीं है, बहुत मेहनत की आपने, डेफिनेटली आप झंडे गाड़ के आओगे, नहीं बहुत अच्छे से करके आओगे, ठीक है। चलो, तो ऑल दी वेरी बेस्ट है आप सभी को। भाई क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार जाते जाते क्लास को लाइक जरूर कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और भाई शेयर भी किया करो क्लास को, आपके जितने ग्रुप हैं, और लोगों से बोला भी करो कि एग्जामपुर से जुड़ें, एग्जामपुर ऑफलाइन इस क्लासेस से जुड़ें, ठीक है। और क्लासेस सारी आप लोगों को लेनी है, रेगुलर आप लोगों को लेनी है। और देखो यूपी ब्रह्मास्त्र, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, यूपी ब्रह्मास्त्र आपके लिए 1 दिसंबर मंगलवार, कहते हैं ना मंगल मंगल हो, तो मंगलवार के दिन मंगल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यूपी ब्रह्मास्त्र आपके लिए आ रहा है, वो भी 11 बजे, ठीक 11 बजे यूपी ब्रह्मास्त्र से आपको परिचित करवाएंगे मंगलवार वाले दिन, मतलब 1 दिसंबर को। चलिए, तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड, मिलते हैं एनालिसिस वाली क्लास में। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।